Before we start this video, do like and subscribe to our channel and not miss on any updates. नमस्कार दोस्तों, आज हम रिवीजन कर रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर का। सिक्योरिटी एनालिसिस ये एक थियरी चैप्टर है, लेकिन इसमें 3 टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हैं। एक है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर है रन टेस्ट, फिर तीसरा है आपका ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्वेश्चंस, इसके दोनों के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान से तो इसको ये समझ के मत छोड़ना कि ये चैप्टर इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। 10 मार्क, 8 मार्क, 15 मार्क के, 15 नहीं शायद 10, 8 के क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन आए हैं, वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर इस चैप्टर में जो भी है वो थियरी है। तो मैं आज ये कोशिश करूँगा कि आपको दोनों थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों का सही मिक्स में आपको रिविजन कराऊँ। और जो लोग मुझे पहचानते हैं बढ़िया है, जो लोग नहीं पहचानते हैं थोड़ा परिचय। मैं श्रीराम हूँ, को फाउंडर एंड CEO ऑफ इंडिगो लर्न। मैं सूरज शरद, हम लोगों ने स्टार्ट में शुरू किया था इसको, और मैं CA फाइनल AFM पढ़ाता हूँ, इसके साथों साथ CFA लेवल 1 और लेवल 2 भी पढ़ाता हूँ। मैं 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट को अभी तक पढ़ा चुका हूँ। मैं मार्केट्स और इकोनॉमिक्स पे डीपली पैशनेट हूँ, ठीक है। और मैंने CA ख़त्म किया है 2003 में, उसके बाद मैंने CFA भी किया है और ISB से MBA भी किया है, ठीक है। ये हो गया था मेरा थोड़ा ब्रीफ सा परिचय। फिर आगे बढ़ते हैं ये चैप्टर, ठीक है। तो इसमें पहला थोड़ा इंट्रोडक्शन है सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस होता क्या है पहले? सिक्योरिटी एनालिसिस हम लोग जब कोई भी सिक्योरिटी लेते हैं, मतलब कोई चाहे वो इक्विटी शेयर हो या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी हो, और ज़्यादातर हम इक्विटी शेयर की ही बात करेंगे। उस सिक्योरिटी का अगर हमें कुछ प्राइस प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, अगर हमें ये डिसीजन लेना है कि उसमें हम इन्वेस्ट करें और कोई सिक्योरिटी में आज इन्वेस्ट करें और उस इन सिक्योरिटी को होल्ड कब तक करें और फिर कब बेचें, और क्या होगा उसका टारगेट प्राइस, या फिर क्या होगा हमारा रिटर्न, या फिर हम कितने देर तक होल्ड करें उस सिक्योरिटी को, या फिर अगर सिक्योरिटी को खरीदे ही ना, जो ऑलरेडी अपने पास सिक्योरिटी है उसको कैसे बेच दें, या फिर सिक्योरिटी अपने पास नहीं है फिर भी शॉर्ट सेल कैसे करें। उन सब के लिए आपको डिसीजन लेने के लिए एक तो होगा प्राइसिंग वाइसिंग का चक्कर रहेगा, ये पता करना पड़ेगा कि प्राइस सही है कि नहीं। लेकिन दूसरा पहलू जो है उसका, प्राइस पता करने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्या क्या करनी पड़ती हैं वो हम इस चैप्टर में आज समझेंगे। तो ये होते हैं 2 टाइप के एनालिसिस कोई भी सिक्योरिटी का। जब मैं सिक्योरिटी बोलता हूँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सोचिए आप, इक्विटी शेयर, करेंसी हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, किसी भी कमोडिटी का डेरिवेटिव हो सकता है। जब आप उसका एनालिसिस करते हो 2 तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या है? जब आप उसके लॉजिकल रीजंस ढूंढोगे, मतलब उसका सोचिए एक शेयर है, शेयर क्यों बढ़ेगा, उसका शेयर का कौन से कंपनी का है, वो कंपनी का क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा, EPS क्या होगा, पूरे कंट्री का इकोनॉमी का क्या होगा, उससे इकोनॉमी से इसका इंडस्ट्री का क्या ताल्लुक है, और इंडस्ट्री में कंपनी का क्या पोजीशन है। ये सब जब आप छानबीन करके थोड़ा रिसर्च करोगे ना, इसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस मतलब बस सिर्फ आप एक चार्ट और पैटर्न देखोगे, और चार्ट पैटर्न में आप थोड़ा ये इन्वेस्टर बिहेवियर जैसे कहते हैं, या फिर बिहेवियरल फाइनेंस जिसको कहा जाता है, उसके तहत आप डिसीजन लेते हो। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है चलो बेचते हैं। बहुत ज़्यादा कम हो गया, अच्छा मैं बहुत ही सरल और ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूँ आपको चार्ट दिखाता है कि रेट बहुत बढ़ गया है तो फिर आप बेच देते हो। अगर चार्ट बताता है आपको बहुत कम हो गया, बताता है मतलब ये नहीं कि जस्ट ऐसे ही चढ़ रहा है, उसके साथ और इंडिकेटर्स होते हैं। क्या इंडिकेटर्स होते हैं आगे जाके पढ़ेंगे हम, आगे जाके मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये याद रखना कि टेक्निकल एनालिसिस में ये फंडामेंटल का कुछ नहीं होता है, चार्ट, पैटर्न, वेव्स वो सब देखते हैं, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? अगर जब हम, एंड ज़्यादातर जैसे मैंने बताया था कि ये सिक्योरिटी, यहाँ सिक्योरिटी का मतलब शेयर है, हम शेयर के बारे में बहुत बात करें। इक्विटी शेयर है, नॉट शेयर टाइगर शेयर, ओके, शेयर, इक्विटी शेयर। तो पहले करते हैं शेयर प्राइसेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। ये आप सबको पता है, ठीक है, आपने CA इंटर से पढ़ा है और सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में भी यही है। लेकिन ये जब आप इससे एक वैल्यू फाइंड आउट करते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स को पता करके उसका सम टोटल करते हो, उस वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। क्या वैल्यू? इंट्रिंसिक, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक मतलब द इनहेरेंट, उसका जो एक्चुअल वैल्यू है, मार्केट में जो कोट हो रहा है वो ट्रेडेड वैल्यू है, मार्केट प्राइस होता है, लेकिन उसका इनहेरेंटली एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द शेयर, ओके। और हर एक आदमी और औरत जो भी होंगे वो अपने हिसाब से, अपने एजम्पशन से एक इंट्रिंसिक वैल्यू अराइव करेंगे। ऐसा नहीं कि एक अकेला एक सच है,
ठीक है, अकेला सच कुछ नहीं होता है, मार्केट में जो भाव पे बिकता है वो भाव पे बिकता है, बस दैट्स ऑल। लेकिन जो आपको आपके एनालिसिस के तहत, आपके अंडरस्टैंडिंग के तहत, आपके रिसर्च के तहत जो वैल्यू बाहर आता है, जो आप असाइन करते हो वैल्यू शेयर का, उसको वो ट्रू वैल्यू आप जिसे हम कहते हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। एंड मार्केट प्राइस अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है तो मार्केट में मार्केट प्राइस सोचे 100 है, हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 70। अरे यार मार्केट में बहुत ज़्यादा पे बिक रहा है, मेरे हिसाब से तो 70 ही होना चाहिए, तो क्या करते हो? अगर किसी के पास ये शेयर है आप बोल देते हो सेल। अगर उल्टा हो गया, मार्केट प्राइस 70 है और आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आपको आता है 100, अरे बोलते हो यार बहुत चीप है, अभी इसे तो खरीदना चाहिए, तो बाई का आप बाई डिसीजन लेते हो। ठीक है, इस तरीके से आप डिसाइड करते हो कि जब इंट्रिंसिक वैल्यू अराइव करते हो, आप डिसाइड करते हो कि करना क्या चाहिए। अभी हर किसी का इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेट सेम नहीं होता है, क्योंकि दिस इज नॉट साइंस ना, ये फाइनेंस इज नॉट ए साइंस वेयर यू से कि एग्जैक्टली शेयर का वैल्यू इतना ही रहना चाहिए। अरे इन्फॉर्मेशन आते जाता है, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बदलता रहता है प्राइस, और हर किसी का अपना प्राइस एस्टिमेट अलग रहता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स बाय एंड सेल एट एक्सपेक्टेड इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मतलब अगर मुझे खरीदना है तो मैं सोचता हूँ यार ये बहुत ज़्यादा रेट है तो मैं अभी बेच देता हूँ। मतलब इफ मार्केट प्राइस इज हायर देन इंट्रिंसिक वैल्यू आई विल बाय, इफ मार्केट प्राइस इज लोअर देन इंट्रिंसिक वैल्यू आई विल सेल, राइट। दे विल मेक द डिसीजंस बेस्ड ऑन दिस थिंग। एंड जैसे ही ये प्राइस, अभी देखिए मैंने यहाँ पे बाई किया, क्या मार्केट प्राइस 70 है और इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है, धीरे धीरे मेरे खरीदने के बाद मार्केट प्राइस बढ़ता गया और मार्केट प्राइस भी 100 हो गया, क्या करूंगा मैं? मेरे इंट्रिंसिक वैल्यू टारगेट पे आ गया, बेच देता हूं। ठीक है, उस तरीके से शेयर होल्डर डिसीजन लेते हैं। और ये फंडामेंटल एनालिसिस के 3 कंपोनेंट होते हैं जो मैं पहले बता रहा था। एक होता है कंपनी एनालिसिस, सबसे मेन, फिर होता है इंडस्ट्री एनालिसिस, फिर होता है इकोनॉमिक एनालिसिस। मतलब पहले कंपनी के बारे में पता करो, फिर उसके इंडस्ट्री के बारे में पता करो, फिर पूरे देश के बारे में पता करो। और इसमें हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल जो आप सबको पता है, D1/KE-G, और PE मल्टीपल विच इज मार्केट प्राइस बाय EPS। इसको इस्तेमाल करके हम सिक्योरिटी एनालिसिस में काफ़ी जगह, फंडामेंटल एनालिसिस में इन दो फार्मूला का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, एक पहलू को देखते हैं। पहले आते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है? आप पहले देश के बारे में पता करते हो कि ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम क्या है, मतलब GDP क्या है, कैसे बढ़ रहा है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, देश डेवलप हो रहा है नहीं, देश का ग्रोथ है कि नहीं। फिर ग्रोथ रेट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज, इस देश में जो इंडिया में डेवलप हो रहा है उस डेवलपमेंट में इस इंडस्ट्री का क्या हाथ है, मतलब ये इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होगा नहीं होगा, मतलब ये इंडस्ट्री डेड इंडस्ट्री है क्या, मतलब देश बढ़ रहा है ठीक है, ये इंडस्ट्री तो बढ़ना चाहिए ना, वरना कोई लिंकेज नहीं है वो इंडस्ट्री का और देश के ग्रोथ रेट का। फिर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है क्या, मतलब बहुत सारा इन्फ्लेशन है, एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब एनवायरनमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, बहुत सारा प्राइस राइज हो रहा है तो लोग दुखी रहेंगे ना, तो वो उसके अलग इम्पैक्ट रहेंगे, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बदलेगा, फिर कुछ और करेगा, उसके कारण आपका कंपनी को इम्पैक्ट हो सकता है, तो आप इन्फ्लेशन रेट देखते हो। फिर सेम तरीके से उसी तरीके से मानसून भी देखते हो। क्यों मानसून भाई? अरे इंडिया इज अ लार्जली एग्रेरियन कंट्री फ्रॉम कंजम्पशन पर्सपेक्टिव, मतलब 30-35% लोग अभी भी एग्रीकल्चर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूट से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो सोचिए आप HUL हो, रिन का सोप, सर्फ का पाउडर, या फिर कुछ और आइसक्रीम, या आप कुछ भी लो ना, लक्स शैम्पू, ये वो, हर चीज़ रूरल इंडिया में भी बिकता है और अर्बन इंडिया में भी बिकता है। जब ऐसे होता है तो अगर मॉनसून अच्छा हो तो हर जगह डिमांड अच्छा रहेगा, अगर मॉनसून अच्छा नहीं हो और एग्रीकल्चर का हाल बेहाल है तो डिमांड में थोड़ी इम्पैक्ट हो सकता है। इवन दो आपका HUL के प्रोडक्ट्स सोचिए नेसेसिटीज हैं, फिर भी India is a developing country, so people are going to buy more and more products that are as they move up the chain, मतलब जैसे जैसे आपके पास वेल्थ बढ़ता जाएगा आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट खरीदते हो। तो अगर एक साथ मॉनसून खराब हो गया और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खराब हो गया, एलाइड इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन खराब हो गया, तो बाकी सारी चीज़ पे भी इम्पैक्ट होगा, राइट। तो इसलिए द अंडरस्टैंडिंग, आपको ये इकोनॉमिक एनालिसिस जो पार्ट है ना, इसको जो इकोनॉमी का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस। ये इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एनालिसिस में और 2 पार्ट हैं एक्चुअली। व्हाट आर द टेक्निक्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस? 3 तरीके टेक्निक्स हैं, एक है सर्वे, एंटिसिपेटरी सर्वे, बैरोमीटर इंडिकेटर अप्रोच एंड इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। अब ये एंटिसिपेटरी सर्वे क्या है? एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। आप
एक ओपिनियन लेते हो, जाके लोगों से सर्वे करते हो, पूछते हो सवाल क्या चल रहा है, क्या सोचते हो, कैसे बढ़ेगा, इन्फ्लेशन क्या होगा, आगे आपका हाल कैसे होगा, आपकी वृद्धि होगी या फिर आप और मतलब आपके पास पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सब आप पूछते हो तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि हाँ यार इनके जीवन में क्या हो रहा है। ऑन ब्रॉड बेसिस पे पूरे इस एरिया में, इस रीजन में, इस स्टेट में इस टाइप के लोगों में डिमांड होगा कि नहीं होगा, या फिर इन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगा, आपको पता लगेगा फिर। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग जो भी वो लोग बोलेंगे वो सच में रियल लाइफ में होगा कि नहीं होगा। सबका, हर एक का एक्सपेक्टेशन है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ना भी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को फोरकास्ट करके ना माना जाए, बस सिर्फ एंटिसिपेटरी सर्वे करके माना जाए, ताकि आपको एक एस्टिमेट लगे कि आगे क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि फोरकास्ट के है कि मैं बोल रहा हूं कि ऐसे होगा, नहीं। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि ये हो सकता है, ठीक है। फिर है बैरोमीटर इंडिकेटर, मतलब आप देखिए इंटरेस्ट रेट, मॉनसून का एक्चुअल मॉनसून स्टेटस, फिर इन्फ्लेशन रेट, फिर स्टॉक मार्केट, ये सब ना इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के। अभी देखो 3 टाइप के इंडिकेटर, लीडिंग, कोइंसिडेंटल, लैगिंग। स्टॉक मार्केट आपका लीडिंग इंडिकेटर, मतलब जैसे ही मार्केट को ये पता लगे कि यार अगला क्वार्टर जीडीपी अच्छा आने वाला है, मार्केट ऊपर चले जाता है। इन्फ्लेशन इज मतलब एक ऐसा इंडिकेटर है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उसका मतलब है इकोनॉमी का तो ढोल बजा हुआ है, ठीक है। देन कोइंसिडेंटल, मतलब इंटरेस्ट रेट्स आपके इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो हैं, तो इसका मतलब है इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट इट्स पीक, मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो सकता है, आपको शायद उस टाइम पे आपको रेट्स रेज करने पड़ेंगे, या फिर इकोनॉमी इट इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर। तो इस तरीके के बहुत टाइप के इंडिकेटर होते हैं, आप उन इंडिकेटर्स को भी स्टडी करते हो। फिर इकोनॉमिक मॉडल, मतलब आप एक मॉडल बनाओगे, मतलब जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आप एक डिसाइड करोगे कि आप एक एस्टिमेट करोगे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है। कैसे करोगे जीएनपी का एस्टिमेट? आप डिवाइड करोगे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, उस टाइप का अलग अलग कंपोनेंट्स, उस टाइप में विच टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, आईटी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, ये वो सब, हर एक का अगेन प्रोजेक्शन करोगे। उस तरीके से आप प्रोजेक्शन करके आप एक एस्टिमेट बनाओगे पूरे इकोनॉमी के जीएनपी का। जब आप ये एस्टिमेट बनाओगे तो आपका जो एस्टिमेट है वो आप कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी, क्रिसिल, इकरा, फिर कोई गोल्डमैन सैक्स, किसी का रिपोर्ट रहेगा ना, उसके साथ कंपेयर करोगे। जब आप ये कंपेयर करोगे आपको पता चलेगा हाँ यार इकोनॉमी में कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होने वाला है, बट ऑल दीज आर अटेम्प्ट्स, मतलब आप प्रयास कर रहे हो कि कुछ प्रिडिक्ट हो जाए, या फिर आपको कुछ पता चले कि आगे होने वाला क्या है, ठीक है। ये हुआ आपका टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। अभी चलते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री मतलब आपने देश का तो पता कर लिया, अभी इंडस्ट्री के बारे में पता करो। क्या पता करना है? इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या, मतलब हाई प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं, लो प्रॉफिटेबिलिटी है, मैच्योरिटी स्टेज पे है, ग्रोथ स्टेज पे है, लास्ट स्टेज पे है, कौन से स्टेज पे है, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी आप ये पता कर सकें कि ये इंडस्ट्री अच्छी है कि बुरी। फिर डिमांड सप्लाई गैप, एक्सेस सप्लाई है या फिर सप्लाई कम है, ज़्यादा सप्लाई तो प्रॉफिट तो नहीं आएगा। बैरियर्स टू एंट्री, इंडस्ट्री विथ हाई प्रॉफिटेबिलिटी अट्रैक्ट्स न्यू इन्वेस्टमेंट्स, मतलब अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत नए लोग आएंगे, अगर बैरियर्स हैं तो लोग नहीं आएंगे। तो व्हाट आर द बैरियर्स, मतलब इंडस्ट्री में अंदर आने के लिए बैरियर्स क्या हैं? बैरियर्स प्रोडक्ट हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, और नए वाले भी बना सकते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग वाले भी बना सकते हैं बैरियर्स। मैं पहले पहुंच गया, अभी और किसी को अंदर आने नहीं दूंगा, उस टाइप का भी हो सकता है। फिर गवर्नमेंट का एटीट्यूड, गवर्नमेंट क्या सोच रहा है गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के बारे में। गवर्नमेंट एटीट्यूड सर्टेन क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग प्रॉस्पेक्ट्स, मतलब गवर्नमेंट ये सोचता है कि इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए या इंडस्ट्री अच्छा नहीं है, ये लोग खून चूसते हैं कंज्यूमर का, क्या सोचता है गवर्नमेंट, है ना। फिर कंपटीशन इंडस्ट्री, उसमें मार्केट लीडरशिप है, कोई एक लीडर है क्या। फिर कंपटीशन इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट, मतलब फॉरेन प्लेयर्स हैं, आप इंडस्ट्री का मेन एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स है, क्या है, होता क्या है इंडस्ट्री में। फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वेरियस प्लेयर्स के बीच क्या डिफरेंशिएशन है प्रोडक्ट का। फिर कंपटीशन के बाद आते हैं कॉस्ट कंडीशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब यहाँ पे व्हाट इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर, इज इट आर यू ऑपरेटिंग एट मार्जिनल कॉस्ट और इज देयर ह्यूज मार्जिन, इज देयर कॉस्ट में आप एफिशिएंसी ला सकते हो, किस टाइप का है, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्शन कैपेक्स कितना चाहिए फॉर एफिशिएंसी, ये सब चीज़ एनालाइज करते हो। इन सब चीज़ को एनालाइज करके आपको ये पता चलता है कि ये इंडस्ट्री अच्छी इंडस्ट्री है कि बुरी, मतलब व्हेन अच्छी बुरी मन से नहीं लगना चाहिए, नंबर्स की वजह से, मतलब इसमें ग्रोथ पॉसिबल है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी पॉसिबल है, वो सब।
फिर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इंडस्ट्रीज विच अपडेट देमसेल्व्स हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस। मतलब इसमें R&D हो रहा है क्या, इस इंडस्ट्री के वो लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है क्या, नए नए प्रोसेसेस ला रहे हैं, या फिर भाई पुराने घिसे पिटे स्टाइल में ऑपरेट कर रहे हैं। दैट गिव्स यू एन आइडिया। ये चीज़ आपको एक आइडिया देता है कि ये इंडस्ट्री प्रोग्रेसिव है, इसमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि नहीं, ये सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। ये है आपके इंडस्ट्री एनालिसिस के फैक्टर्स। ओके, अब चलते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस टेक्निक्स। कौन कौन से टेक्निक्स है भाई जो आप इस्तेमाल करते हो? एक होता है आपका रिग्रेशन एनालिसिस और दूसरा होता है इनपुट आउटपुट एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में आप इंडस्ट्री के आउटपुट को GNP और वेरियस अदर फैक्टर्स के साथ रिग्रेस करते हो। प्रोडक्ट डिमांड एनालिसिस बाय रिग्रेसिंग आउटपुट अगेंस्ट GNP, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन, इनकम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब वेरियस फैक्टर से आप इस इंडस्ट्री के आउटपुट को रिग्रेस करोगे ताकि आपको पता चले कि कौन से फैक्टर से इसका क्या लिंक है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लाइक रिग्रेशन कोरिलेशन आर यूज्ड। ठीक है, फिर इनपुट आउटपुट एनालिसिस रिफ्लेक्ट्स फ्लो एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज थ्रू आउट द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी में इसके इनपुट्स क्या हैं, इसके आउटपुट्स क्या हैं, अगर इनपुट्स का आउटपुट्स का रेशियो क्या है, लिंकेज क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट आउटपुट हैं। आइडेंटिफाई द चेंजेस इन पैटर्न यूजिंग फ्लो ऑफ गुड्स। मतलब इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, मतलब रॉ मटेरियल्स यही रॉ मटेरियल है, फिर नया कुछ रॉ मटेरियल ला रहे हैं, उस रॉ मटेरियल में प्राइसिंग का क्या चक्कर है। तो आप उस सब का इनपुट आउटपुट एनालिसिस करोगे और देन यू फिगर आउट कि ये इंडस्ट्री में मतलब आगे इस इंडस्ट्री के प्रॉस्पेक्ट क्या है। ठीक है, फिर ये दोनों करने के बाद आप पहुंचते हो कंपनी एनालिसिस पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपनी एनालिसिस। क्या करते हो कंपनी एनालिसिस में? नेट मतलब सिर्फ आप कंपनी के बारे में देख रहे हो, कंपनी का आप फाइनेंशियल्स भी देखोगे, कंपनी का प्रॉस्पेक्ट्स भी देखोगे, मतलब स्ट्रेटेजिक प्रॉस्पेक्ट्स भी देखोगे और फाइनेंशियल्स भी देखोगे। पहले फाइनेंशियल से चालू करते हैं। आप नेट वर्थ एंड बुक वैल्यू देखते हो, ये कंपनी का कैपिटल बेस है क्या, इक्विटी कैपिटल क्या है क्या, इसका नेट बुक वैल्यू है क्या। तो मतलब बुक वैल्यू पर शेयर रिप्रेजेंट इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर रिफ्लेक्ट्स फ्यूचर अर्निंग्स पोटेंशियल व्हिच मे हैव नो रिलेशनशिप। मतलब बुक वैल्यू अलग है, मार्केट वैल्यू अलग है, इन दोनों का कोई ऐसा कुछ तालमेल नहीं है। ठीक है, फिर सोर्सेज एंड यूज ऑफ फंड, पैसे, कंपनी कैपिटलेशन क्या है, पैसे कहाँ से आ रहा है, कैसे इस्तेमाल कर रहा है, क्या है उसका प्लांट एंड मशीनरी। इट आइडेंटिफाइज इफ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हैव बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म। मतलब आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो तो बहुत डेंजरस है। मतलब आप वर्किंग कैपिटल का पैसा उठा के मार्केट से यू कैंट बिल्ड अ प्लांट एंड मशीनरी। ओके, वैसा करोगे तो कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। क्रॉस सेक्शनल टाइम सीरीज डेटा, मतलब आप कंपेयर करते हो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। मतलब एक कंपनी का पूरा कॉमन साइज स्टेटमेंट ये होता है, अगर आप P&L का कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हो, उसका मतलब ये है कि कंपनी में हर लाइन आइटम P&L का रेवेन्यू का कितना परसेंटेज बनता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सो रेवेन्यू इज 100%, योर कॉग्स इज 20%, देन फिर कुछ और एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स वो सब 30%, फिर आपका ग्रॉस मार्जिन इज 50%, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20%, फिर इसमें से योर टैक्स 5%, इस फिर पैट 15%। ये हुआ आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर दिस कंपनी। आप ये P&L को इसी कंपनी के हिस्टोरिकल नंबर्स इसी तरीके रेशियो से कंपेयर करोगे और इस साल के इसके नंबर को इसी इंडस्ट्री के दूसरे कंपनीज के सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट से कंपेयर करोगे। इससे आपको क्या पता चलेगा, इसका मूवमेंट कैसा है, एक्सपेंडिचर का मूवमेंट कैसा है, मार्जिन्स का मूवमेंट कैसा है, इसका ओवर द ईयर, ओवर द क्वार्टर्स इसका मूवमेंट कैसा है, दूसरों के साथ जब कंपेयर करोगे तो मूवमेंट किसका है। दोनों चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, फिर आते हैं साइज एंड रैंकिंग। मतलब कंपनी कौन से रैंक पे है, सेल्स में क्या रैंक है उसका, अब ROE कैसा है, उसका ROCE कैसा है कंपेयर टू अदर्स, व्हाट इज इट्स साइज इन टर्म्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हर चीज़ देखते हो ताकि आपको पता चले कि इसका कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग क्या है। ऑल्सो रैंक ऑन टेक्नोलॉजी, R&D एंड प्राइस लीडरशिप। मतलब ये इन लोगों का R&D कैसा है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। व्हाट इज द प्राइस लीडरशिप, कौन प्राइस डिसाइड करता है, मार्केट डिसाइड करता है या कोई और डिसाइड करता है। मतलब अगर आप इंडिया में पॉलिस्टर का देखोगे तो हर कोई रिलायंस को फॉलो करता है क्योंकि वो सबसे बड़ा प्राइस सेटर है ना। तो ये है। फिर आते हैं ग्रोथ रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल इसका ग्रोथ क्या है, इसका पी रेशो क्या चल रहा है, EPS ग्रोथ क्या है, इसका नेट फिक्स्ड एसेट का ग्रोथ क्या है। ये सब आपको ये बता सकता है कि आगे इस कंपनी में कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है क्या। हिस्ट्री ऑल्सो इज सम काइंड ऑफ अ गाइड, है ना। आइडेंटिफाई द रीजंस व्हाई अबव मेट्रिक्स फॉर कंपनी आर डिफरेंट कंपेयर टू पीयर्स। मतलब दूसरों के साथ जब कंपेयर करोगे तो इसके अलग क्यों हैं, अगर अलग है तो। फिर सोर्सेज टू आइडेंटिफाई प्लेस आर एनुअल रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एक्सेट्रा। मतलब इसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, इसका फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स जो भी है, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, रेवेन्यू ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ, मार्केट शेयर, ये सब आपको एनुअल रिपोर्ट्स में मिलेगा। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में वो लोग खुद लिखते हैं, लेटर टू शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स करके, है ना, और डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखते हैं, तो उसको देखना पड़ेगा। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस, आप एनालिसिस करते हो कंपनी का, उसका रेशियोज देखते हो, लाइक EPS, PE, यील्ड, बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सब करते हो।
और इसके साथ लिक्विडिटी रेशो, कैपिटल रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, काफ़ी सारे रेशोज देखते हो और कंपेयर करते हो इसी कंपनी के हिस्टोरिकल नंबर्स के साथ और इसी इंडस्ट्री के दूसरों कंपनीज के साथ। फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अब तक हुआ फाइनेंस रिलेटेड, अब आते हैं स्ट्रेटेजिक साइड। कंपनीज लॉन्ग टर्म सक्सेस इज ड्रिवन लार्जली बाय इट्स एबिलिटी टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट्स अ शील्ड अराउंड अ बिजनेस दैट अलाउड कंपनीज एट अ डिस्टेंस, अलाउज कॉम्पिटिटर्स, कीप्स कॉम्पिटिटर्स एट अ डिस्टेंस। मतलब आपके पास क्यों आए कोई, वॉट इज दैट ग्रेट एडवांटेज दैट यू हैव एज अ कंपनी कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्योंकि अगर वो ना आइडेंटिफाई कर पाए तो ये रेवेन्यू ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं जमेगा, नथिंग विल फ्लाई। मतलब कंपनी का अगर कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है मार्केट में, जो भी इसका रेवेन्यू है वो भी जीरो हो जाएगा। ओके, फिर मैनेजमेंट क्वालिटी, कैसा है टीम, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी सीन विद रेफरेंस टू एक्सपीरियंस, स्किल्स, इंटीग्रिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट इज डिटरमाइंड बाय रिलेशनशिप विद इन्वेस्टर्स, डिविडेंड पॉलिसी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। मतलब सबका मैनेजमेंट क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी लार्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए भी है और छोटे स्टार्टअप के लिए भी है। मैनेजमेंट क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशंस, क्वालिटी एंड टाइमलीनेस ऑफ डिस्क्लोजर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ये सब देखना पड़ेगा बिफोर यू एसेस द प्राइस ऑफ द। देखिए ये सब किस लिए कर रहे हैं, टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द आइडिया इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर। उसके लिए क्या क्या देख रहे हैं हम लोग कि कंपनी अच्छी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, मैनेजमेंट कैसा है, कंप्लायंसेस कैसे हैं, देखिए कितने चीज़ें देख रहे हैं। और रेगुलेशन, कंप्लायंस विद वेरियस एक्ट लाइक सेबी, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, काफ़ी सारी चीज़ें। लेबर रिलेशन, लोकेशन एंड लेबर रिलेशन, लोकेशन ऑफ द कंपनी डिटरमाइंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, डिटरमाइंस इकोनॉमिक वायबिलिटी सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, नियरनेस टू मार्केट्स एंड स्टेट ऑफ लेबर रिलेशंस आल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब अगर सोचिए एक कंपनी है जिसके लिए बहुत सारा कोल चाहिए और कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये कंपनी सोचिए देश के बीच में है, अरे कोल कैसे लेके आओगे भाई, पोर्ट में लाओगे, फिर वहाँ से ट्रेन डालोगे, गुड्स से लाओगे, बहुत कॉस्ट हो जाएगा। सो अगर सोचिए आपका पावर प्लांट पोर्ट के पास है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए प्रोडक्शन। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो पोर्ट्स पे लोकेटेड हैं, सो दैट उनका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स वो सब ज़्यादा ना हो। और सेम वे अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आउटपुट भी ज़्यादा हो तो वो भी दिक्कत होगा। तो योर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुड बी क्लोज टू आपका रॉ मटेरियल सोर्स एज वेल एज योर मार्केट्स। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स लेबर रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर लेबर नहीं है तो आपका धंधा नहीं चलेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। शेयर होल्डिंग पैटर्न, एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स ऑफ द कंपनी वुड आल्सो बी रिलेवेंट। द कंपनी शो द स्टेक ऑफ वेरियस पार्टीज, मतलब कौन कौन है स्टेक होल्डर, बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, रिटेलर्स हैं, प्रमोटर्स बेच रहे हैं, प्रमोटर्स खरीद रहे हैं, कर क्या रहे हैं। फिर मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी के एग्जिस्टिंग अगर शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड है उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, ओवरऑल एक्टिविटी क्या है, स्पेकुलेशन कितना चल रहा है, ये सब भी देखना पड़ेगा ताकि आपको ये अंदाज़ा लगे कि ये कंपनी का शेयर ढंग से अपने नॉर्मल चीज़ों के लिए ऊपर नीचे हो रहा है या फिर कोई ऐसे ही ऑपरेटर उस पर खेल रहा है, तो ये भी पता करना चाहिए। सो ये सब एस्पेक्ट्स ना आप करते हो जब आप कंपनी एनालिसिस करते हो, इन सब फैक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और टेक्निक्स यूज्ड इन फंडामेंटल एनालिसिस, आप कुछ तरीके के टेक्निक्स यूज करते हो, जैसे कोरिलेशन रिग्रेशन, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी आर फाउंड। मतलब कंपनी जिस तरीके से हम बीटा फाइंड आउट करते हैं ना कंपनी के स्टॉक पर, उसी तरीके से यू विल ट्राई एंड फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज परफॉर्मेंस एंड इंडस्ट्री एंड कंट्री। एडवांटेज, वन कैन टेस्ट रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स। ऑब्वियसली ना अगर आप ऐसा कुछ बनाओगे, एक रिलेशन इक्वेशन बनाओगे, तो आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो बेस्ड ऑन हिस्ट्री, बेस्ड ऑन फ्यूचर एंड ऑल दैट। फिर ट्रेंड एनालिसिस, गिव एन इनसाइट इनटू हिस्टोरिकल बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल, मतलब आप एक ट्रेंड एनालिसिस भी करते हो कि मतलब इसका ग्रोथ क्या है, इसका वॉल्यूम के ग्रोथ क्या है, वॉल्यूम ग्रोथ लिंकेज विद मॉनसून, उस टाइप का ट्रेंड भी देखते हो। फिर डेसिशन ट्री एनालिसिस कर सकते हो, इसमें क्या करते हो, a range of values of the variable with probabilities of occurrence of each value is taken up. Limitations are reduced through decision tree analysis and decision is taken sequentially with probability attached to each sequence. ये हमने decision tree analysis हमने advanced capital budgeting में भी देखा है। तो in fundamental analysis also you can use decision tree analysis. मतलब basically you take a range of various probabilities of occurrence of each of value. मतलब आप you can arrive at companies volumes by using a decision tree analysis kind of an approach. वो भी कर सकते हो, okay? फिर उसमें सिमुलेशन यूज़ कर सकते हो, प्रॉबिलिटीज अटैच कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ करके यू कैन ट्राई एंड एस्टिमेट कंपनीज थिंग। फिर लास्ट में ग्रुप एनालिसिस, आप आरबीआई, सेबी इन सब का कंपनी के नॉट ओनली कंपनी के ग्रुप कंपनीज के साथ भी डिस्क्लोजर्स, उनका कोई पेनल्टीज, उनका ऊपर कोई केसेस, वो सब आप स्टडी करते हो। ये सब जब आप स्टडी करते हो ना तो आपको एक अच्छा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि कंपनी का
स्टेटस क्या है, बोथ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, अभी फिर आते हैं, ये हो गया आपका फंडामेंटल एनालिसिस। फिर आते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ये चीज़ है क्या? टेक्निकल एनालिसिस विजुअलाइज द एक्शंस ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक चार्ट्स। Patterns are found within the charts, and these patterns help a trader identify investor psychology, and hence provide trading opportunities. Technical analysis is best used to identify short-term trades, and it attempts to answer two basic questions: is the pattern identifiable? If yes, when will the pattern reverse? माने इसमें कुछ पैटर्न है क्या? अगर पैटर्न ये है तो ये रिवर्स कब होगा? मतलब अगर ये पैटर्न बोलता है बाई, ठीक है, चलो बाई बाई बाई, कब तक बाई? जब ये रिवर्स होगा। कब रिवर्स होगा? कोई हिस्टोरिकल ये रहेगा ना कि मतलब आगे देखेंगे हम लोग, कोई हिस्टोरिकल चार्ट का ट्रेंड रहेगा जिससे आप पता कर सकते हो कि बाई है कि सेल है। ठीक है, और व्हाट आर द 3 assumptions in technical analysis? Market discounts everything, all known or unknown information in the public domain is reflected in the stock price। मतलब मार्केट को सब पता है, भाव भगवान चे, ओके, और उसमें उस स्टॉक प्राइस में सब इंफॉर्मेशन मिला हुआ है, और वो प्राइस जो है वो उस वक्त तक जो भी इंफॉर्मेशन उसको रिफ्लेक्ट करता है। फिर प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, ऑल मेजर मूव्स इन द मार्केट आर एन आउटकम ऑफ ट्रेंड्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड इज द फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। वंस द ट्रेंड इज एस्टैब्लिश्ड, प्राइस मूव्स एज पर ट्रेंड। मतलब हर चीज का एक ट्रेंड है, आप मानो या ना मानो ट्रेंड है, ओके। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, मतलब प्राइस टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, मतलब द प्राइस ट्रेंड जो भी ट्रेंड है हिस्ट्री का, इस स्टॉक में एक बार ये ट्रेंड है, दूसरे स्टॉक में वो ट्रेंड हो सकता है, या फिर इसी स्टॉक में ट्रेंड्स कैन रिपीट, एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स रिएक्ट सेम वे। मतलब जब ऊपर चढ़ता है सब लोग खरीदते ही रहते हैं, तो उनका बिहेवियर एक ही टाइप का होता है। ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल करके आपके प्राइसिंग, आपके बाई सेल डिसीजंस को लेते हो। अभी थियरीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, क्या थियरीज है भाई टेक्निकल एनालिसिस में? देयर आर 3 थियरीज, वेरी इंपॉर्टेंट थियरीज। एक होता है आपका ये डाउ जोन्स थियरी। ये डाउ जोन्स थियरी, this theory was propounded by Charles Dow, founder of Wall Street Journal, based on 2 indices, 2 indices हैं, Dow Jones Industrial Average 30 stocks and Dow Jones Transportation Average 20 stocks, दो indices हैं, okay, stock market के। Per this theory, market is in upward trend if one of the indices advances above a previous important high and is accompanied or followed by similar advance on the other index। मतलब एक ऑलरेडी एक नया हाई पे आया है और दूसरा इंडेक्स भी उसी तरफ जा रहा है, तो देन मार्केट इज एन अपवर्ड ट्रेंड। तो इसमें ये लोग, चार्ल्स डाउ जो भी है, ही प्रोपाउंडेड 3 थियरीज, 3 ट्रेंड्स। एक होता है प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड डेली फ्लक्चुएशन। ये प्राइमरी ट्रेंड 12 से 36 महीने तक का हो सकता है। लो वॉल्यूम सिग्नल से वीकनेस इन द ट्रेंड, मतलब जैसे वॉल्यूम कम हो जाए ये ट्रेंड वीक हो जाए। फिर सेकेंडरी ट्रेंड होता है 2 हफ्तों से लेके 1 महीने तक और कुछ महीने तक हो सकता है, और एंड इट इज ऑपोजिट ऑफ प्राइमरी। क्या है ऑपोजिट, मैं बताता हूँ आपको। डेली फ्लक्चुएशन, ये दिन ब दिन जो भी मूवमेंट्स होते हैं ऊपर नीचे, वो है। अभी ये है आपका प्राइमरी ट्रेंड, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, पूरा ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, ये कितने महीने का है मुझे नहीं पता, ये कितने महीने का मुझे नहीं पता, बट ट्रेंड तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसमें जब ऊपर जा रहा है, ये एक ट्रेंड होता है सेकेंडरी ट्रेंड, जो मैंने बोला था कि इट इज़ ऑपोजिट ऑफ द प्राइमरी। मतलब अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो सेकेंडरी ट्रेंड इज नीचे आना। और जब आप इसको जूम करोगे, सेकेंडरी ट्रेंड या प्राइमरी ट्रेंड को, दिन ब दिन फ्लक्चुएशंस रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो डेली फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो ये होता है एक ट्रेंड चार्ट एज पर अपना डाउ जोन्स थियरी। फिर आते हैं एलियट वेव थियरी। एलियट वेव, एक और कोई एलियट करके कोई आदमी थे, उन्होंने फाइंड आउट प्रोपाउंड किया था। रैल्फ एलियट फॉर्मुलेटेड एलियट थियरी इन 1934 बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ 75 years of stock price movement. Okay. Markets exhibit certain repeated patterns or behavior. A wave is a movement of the market price from one change in direction to the next change in same direction. मतलब चेंज के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग भी। वेव्स, इंपल्सिव पैटर्न्स, मतलब बेसिक वेव्स, दीज वेव्स शैल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द बेसिक मूवमेंट, कैन इंडिकेट बुल और बेयर। करेक्टिव पैटर्न्स, दैट इज रिएक्शन वेव्स, दीज वेव्स आर अगेंस्ट द बेसिक वेव्स। करेक्शन इन्वॉल्व्स करेक्टिंग द अर्लियर राइज इन केस ऑफ बुल मार्केट एंड अप मूव इन केस ऑफ अ बेयर मार्केट। मतलब जैसे ही आपका डाउ थियरी था उसी टाइप का कुछ दिख रहा है, आगे बढ़ के देखते हैं और क्या है। तो देखिए यहाँ पे है 2 तरीके के वेव्स, एक है इम्पल्सिव वेव एलियट वेव में, एक है इम्पल्सिव वेव, एक है करेक्टिव फेज। इम्पल्सिव वेव में ये है मेन आपका 1 to 5 अप ट्रेंड है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहा है। फिर A to C इज डाउन ट्रेंड, मतलब ये जो A to C ये है ना, ये है डाउन ट्रेंड। फिर वेव 3 ग्रेटर देन वेव 1 एंड वेव 2। ये देखिए ये वेव 3 जो है ना, ये वेव 1 से भी लंबा रहेगा और वेव 2 से भी लंबा रहेगा।
फिर वेव 2 इज लेस देन वेव 1, मतलब ये जो वेव 2 है ना ये वेव 1 से कम रहेगा, और वेव 4 इज लेस देन वेव 3, मतलब ये 4 इज लेस देन वेव 3। तो ऐसे चलता है मार्केट, ऐसे 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 चलता है मार्केट। ये इसका, इस थियरी का लॉजिक ये है। और ये ऊपर भी ऐसे जाता है, नीचे भी ऐसे भी आता है, नीचे भी ऐसे ही आता है। ये होता है आपका एलियट वेव एनालिसिस। फिर चलते हैं अपने रैंडम वॉक थियरी, ये है तीसरा थियरी। इस थियरी में, इस थियरी के हिसाब से प्राइस ऑफ शेयर्स इन स्टॉक मार्केट कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड, कभी कुछ नहीं कर सकते हो। प्राइसेस आर अ स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट डेटा। नो कनेक्शन कैन बी एस्टैब्लिश बिटवीन टू सक्सेसिव पीक्स एंड ट्रफ्स। तो मतलब आपका कोई तालमेल नहीं है, आपका कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, मार्केट ऐसे रैंडमली चलता है। यह है आपका रैंडम वॉक थियरी। एक और चीज़ मैं एक्चुअली आपको और समराइज करना था, ये जब आप डाउ जोन्स थियरी देखोगे ना, डाउ जोन्स थियरी में व्हेन यू सी दिस प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, ये सब देखते हो, तो उसमें बुल फेस जो अपवर्ड ट्रेंड है और बेयर फेस है डाउनवर्ड ट्रेंड। और बुल फेस में क्या होता है, देर आर 3 फेजेस, 3 फेज होते हैं, नॉलेज फेस और एक्यूमुलेशन फेस, अर्निंग्स फेस एंड एक्सेस फेस। नॉलेज फेस में क्या होता है, जिस इन्वेस्टर के पास दूरदृष्टि होती है, सच एज FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड, वो लोग इस फेज में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में, जब कोई किसी का मतलब कोई अभी मार्केट पीक पे पहुंचा नहीं है। फिर अर्निंग्स आते हैं, मतलब इन लोगों ने पहले R&D करके इन्वेस्ट कर दिया, इसके बाद अभी अर्निंग्स आ रहे हैं। अर्निंग्स क्या आ रहे हैं, बढ़िया अर्निंग्स आ रहे हैं। और जब अर्निंग्स होते हैं तो पब्लिक को भी चमकता है, अरे यार बहुत बढ़िया अर्निंग्स है, तो मार्केट चढ़ रहा है, तो वो लोग अर्निंग्स फेज में पब्लिक इन्वेस्ट करता है। फिर आते हैं एक्सेस फेज, स्पेकुलेशन इज हाई, नॉलेज इन्वेस्टर्स एग्जिट। मतलब यहाँ पेज पे तो भाई साहब बहुत स्पेकुलेशन चल रहा है, मार्केट हमेशा एक दिन नया टॉप कर रहा है, और ये जो भी वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर्स है ना, FII, DII, म्यूचुअल फंड, ये सब लोग रिटेलर को बेच के भाग जाते हैं। फिर नीचे का जर्नी शुरू होता है। नीचे की जर्नी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एग्जिट ऑफ बिग इन्वेस्टर्स, मतलब बड़े इन्वेस्टर्स बेच के निकल जाते हैं इस दोनों फेज में। फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, सेल ऑफ बाय पब्लिक। फिर जब बड़े वाले निकल जाते हैं तो पब्लिक को भी धीरे धीरे समझ में आता है, यार ये तो बहुत ऊपर चढ़ गया, इतना तो था ही नहीं, तो वो लोग बेचते हैं। जब वो लोग बेचते हैं, मार्केट का प्राइस गिरता है। फाइनली पैनिक फेज, एग्जिट बाय ऑल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स एंड नॉन इन्वेस्टर्स स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टेड इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट। मतलब सभी आलतू फालतू लोग बाहर निकलते हैं, प्राइस नीचे गिरता है, फिर नॉलेज इन्वेस्टर्स धीरे धीरे खरीदना चालू करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द मूव्स इन प्राइमरी ट्रेंड पर डाउ जोन्स थियरी। ओके, डाउ जोन्स थियरी के हिसाब से दिस इज हाउ इट फंक्शंस। फिर चलते हैं चार्टिंग टेक्निक्स पे। ये अभी चार्टिंग टेक्निक्स मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने कुछ सवाल देखा नहीं इसके ऊपर, लेकिन एक लाइन तो पढ़ लो, मतलब उससे कोई हानि नहीं होगी आपको आपके प्रिपरेशन में। ये होता है सिंपल, फर्स्ट इज लाइन चार्ट, मतलब सिंपली यू ड्रॉ अ लाइन ऑफ प्राइस मूवमेंट। ओके, अगर कभी कभार उसके साथ वॉल्यूम डाल सकते हो डालो, नहीं डाल सकते हो, कभी कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते हैं, बट उसमें बेसिकली आप प्रोडक्ट का, एक शेयर का प्राइस का लाइन खींच रहे हो। ठीक है, फिर आते हैं बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है, इसमें आप प्राइस का बार डालते हो, प्राइस का सिंपल पॉइंट नहीं डालते हो, प्राइस का बार। क्या होता है ये बार, हाईएस्ट क्या है उस दिन का लोएस्ट क्या है, उस दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या है, उस दिन का ओपनिंग प्राइस क्या है। ठीक है, अगर ओपनिंग ऊपर है तो इधर डालोगे, क्लोजिंग नीचे है तो इधर डालोगे। उस तरीके से आप एक बार चार्ट बनाते हो, आपको पता चलता है। अब देखिए यहाँ पे आप अगर जूम करोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग वाज लेस देन ओपनिंग, तो देन यू कैन प्रिडिक्ट ये डाउन ट्रेंड पे जाने वाला है। ठीक है, तो उस तरीके से आप बार चार्ट से भी एस्टिमेट कर सकते हो। फिर आते हैं जापानीज कैंडल स्टिक। ये अभी एक और नया तरीका है, इसमें आप बार नहीं भरते हो, बड़े बॉक्सेस बनाते हो, बॉक्सेस को फिल करते हो या खाली छोड़ते हो। ओके, बॉक्सेस में क्या करते हो, बॉक्सेस में अगर क्लोजिंग प्राइस नीचे है, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे है तो बॉक्स को शेड करते हो, अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा है तो बॉक्स को खाली छोड़ते हो, और ऊपर वाला हाईएस्ट प्राइस है, नीचे वाला लोएस्ट प्राइस है। इस तरीके से आप ये इसको भी देख के ना, अभी देखिए यहाँ पे बार शेडेड है, शेडेड का मतलब क्या है, क्लोजिंग इज हाई लोअर देन ओपनिंग, मतलब नीचे गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। अभी सडनली यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर चल रहा है, सो यू कैन गेट ए ट्रेंड। इसमें डोजी कैंडल स्टिक करके भी एक होता है, जहाँ पे ओपन क्लोज सेम प्राइस पे है, बट देर इज हाई और लो आर डिफरेंट। इसको बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक। जानने की जरूरत नहीं है, बस मेटेरियल में है, बता रहा हूँ बस। पॉइंट एंड फिगर चार्ट, इसमें क्या करते हो आप, डिफाइन करते हो, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, ऐसा कुछ नंबर चुनोगे, और हर 1 रुपये मूवमेंट के लिए, अपवर्ड मूवमेंट के लिए एक क्रॉस डालोगे, और डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए एक सर्कल डालोगे।
ठीक है। तो उस तरीके से आप एक चार्ट बनाओगे जिसमें वो सर्कल्स और क्रॉसेस रहेंगे। अगेन ये आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल में है, मैं बता रहा हूँ ताकि मिस ना हो जाए बस, ठीक है। ये हो गया आपके चार्टिंग टेक्निक्स। फिर आते हैं मार्केट इंडिकेटर्स पे। व्हाट आर दिस मार्केट इंडिकेटर्स? मार्केट के काफ़ी इंडिकेटर्स होते हैं। क्या इंडिकेटर्स होते हैं देखते हैं। मार्केट ब्रेथ मतलब हाउ मेनी आर एडवांसेस, हाउ मेनी आर डिक्लाइंस। मतलब सोचिए मार्केट में 3000 शेयर्स हैं, 3000 में आज सुबह से शाम तक, शाम का ओपनिंग, सुबह का ओपनिंग, शाम का क्लोजिंग, इन 3000 शेयर में कितने शेयर का प्राइस बढ़ा है, कितने का घटा है। तो मेजर्स द मार्केट स्ट्रेंथ, दैट इज नेट एडवांसेस डिवाइड बाय टोटल सिक्योरिटीज। मतलब कितने एडवांसेस, नेट एडवांसेस मतलब advances minus the declines divided by total securities. If this supports Dow Jones average, indicates technical strength, otherwise technical weakness. मतलब if this supports the Dow Jones average, मतलब broad index का direction अगर ये दिखा रहा है तो broad index का जो भी direction है, if this also supports that, then मतलब technically it is solid. Changes in breadth indicate potential change in direction. मतलब सडनली सोचो हर कोई द नंबर ऑफ स्टॉक्स डिक्लाइनिंग ज़्यादा हो गए और नंबर ऑफ स्टॉक्स हुज प्राइस इज इंक्रीजिंग कम हो गए, तो इट मे प्रॉब्ली मीन अ चेंज इन डायरेक्शन। मतलब मार्केट का डायरेक्शन, इंडेक्स नीचे जा रहा है शायद। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, राइजिंग मार्केट्स और इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स आर टिपिकली व्यूड एज स्ट्रॉन्ग। मतलब मार्केट ऊपर भी जाना चाहिए और वॉल्यूम भी ज़्यादा रहनी चाहिए। कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये क्या होता है कॉन्फिडेंस इंडेक्स? एवरेज यील्ड्स ऑफ हाई ग्रेड बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय एवरेज यील्ड ऑफ लो ग्रेड बॉन्ड्स। तो यील्ड्स ऑफ बॉन्ड्स आप कर रहे हो और इंडेक्स इज ऑलवेज लेस देन 1। क्यों भाई? हाई ग्रेड बॉन्ड मतलब क्या है? वेरी वेरी ट्रिपल ए का क्या रहेगा? यील्ड 8% रहेगा, सोचिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और लो ग्रेड बॉन्ड, इसका यील्ड क्या रहेगा? 12% रहेगा। सो 8/12 इज ऑलवेज लेस देन 1, नो? सो इंडेक्स इज ऑलवेज लेस देन 1। जैसे जैसे ये नंबर ना कम होते जाएगा, मतलब इफ there is a rising confidence index, मतलब high confidence level, low risk, lead indicator to rise in market। मतलब सोचिए this number is 11/12 और 8/9। 8/9 क्या होगा? 90% होगा अप्रॉक्सीमेटली, और 8/12 क्या होगा? 75% होगा। तो मतलब ये ऊपर चढ़ गया ना 75 से 90। तो इसका इफ दिस इज गोइंग अप, इट मीन्स दैट द स्प्रेड्स ऑन योर जंक बॉन्ड्स इज नैरोड, then it indicates high confidence, low risk and lead indicator to rise in the market। मतलब जैसे ये होगा, this is a lead indicator that कि आगे मार्केट बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट। fall in confidence index, low confidence level, high risk, lead indicator to falling market। मतलब सडनली 8/12 को लेके 9/18 हो गया तेल लेने मार्केट, ये 50% हो गया। मतलब पीपल आर विलिंग टू गिव रिलायंस एट 9% और कोई छुटकू मुटकू कंपनी एट 18%। मतलब मार्केट इज इन ए वेरी बैड शेप। Okay, so this is a leading indicator. Then relative strength analysis. Relative strength analysis ये ऐसा चीज़ होता है, measures the speed and change of price movements. It is in a range of 0 to 100. ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है, आपको उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए। If it is greater than 70, it is treated as overbought. If it is less than 30, it is treated as oversold. You can say that it measures the speed and change of price movements. And stocks with high RSI have higher returns. RSI does not diminish with time. मतलब some stock has good strength, that relative strength will continue over a period of time unless there is a बड़ा सा कोई चेंज हो जाए उस पर्टिकुलर स्टॉक के बिहेवियर में। फिर होता है ऑड लॉट थियरी। इस थियरी में क्या होता है? मार्केट इंडिकेटर्स में कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी, मतलब हर चीज़ का उल्टा ही करो। मार्केट गिर रहा है खरीदो, मार्केट चढ़ रहा है बेचो। ओके, कोई किसी स्टॉक को बेच रहा है, उसी स्टॉक को खरीदो। एज्यूम्स एवरेज पर्सन इज यूजुअली रॉन्ग। Okay, and used primarily to predict tops in bull markets and reverses in individual securities। मतलब if everybody is buying, you can be sure कि market is at a peak। Okay, so these are the kind of indicators आप मार्केट में देख सकते हो, ठीक है। और इसमें ना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये देखो एक अच्छा बढ़िया चीज़ है। अगर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, अगर स्टॉक प्राइस या इंडेक्स का भी ले सकते हो और स्टॉक भी ले सकते हो, और वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है बुल मार्केट है। अगर इंडेक्स नीचे गिर रहा है और मार्केट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नीचे गिर रहा है, मतलब स्टॉक का वैल्यू नीचे गिर रहा है और बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, तो इट इज़ अ बेयर मार्केट। और अगर धीरे धीरे इंडेक्स बढ़ रहा है बट वॉल्यूम्स बहुत कम है, वॉल्यूम्स नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है बुल का रिवर्सल हो रहा है। और सेम वे अगर इंडेक्स का वैल्यू नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, कम वॉल्यूम से, इसका मतलब है बेयर का रिवर्सल है। ओके, रिवर्सल ऑफ बेयर, ठीक है। ये होते हैं मार्केट इंडिकेटर। अभी चलते हैं प्राइस पैटर्न पर। प्राइस पैटर्न क्या है भाई? जिस तरीके से हमने ब्रॉड मार्केट का ट्रेंड्स देखा, उसी तरह प्राइस का भी ट्रेंड होता है। क्या ट्रेंड होता है ये देखते हैं। एक होता है रेसिस्टेंस लेवल, मतलब स्टॉक का प्राइस एक लेवल पे जाके उसके ऊपर नहीं आ रहा है,
तो दिस इज द रेसिस्टेंस लेवल। एक बार ये टूटा ना और ऊपर गया तो और ऊपर जाएगा। फिर सपोर्ट लेवल, मतलब स्टॉक नीचे आ रहा है वापस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, और नीचे वो एक जो नंबर है उस एक लाइन है उसके नीचे नहीं जा पा रहा है, उसके नीचे सपोर्ट है। अगर इसके नीचे आ गया ना तो और नीचे गिरेगा। तो ये होते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स फॉर स्टॉक्स। फिर होते हैं चैनल। तो एक होता है असेंडिंग चैनल, मतलब स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन एक ऐसे आप दो लकीरों के बीच में फिट कर सकते हो स्टॉक प्राइस मूवमेंट को। सेम वे नीचे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग चैनल अपवर्ड ट्रेंड, डिसेंडिंग चैनल डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है। फिर होते हैं आपके ट्रायंगल, मतलब सिमेट्रिक ट्रायंगल, एसेंट्रिक ट्रायंगल, फ्लैट रेसिस्टेंस लेवल एंड बुलिश ट्रेंड। मतलब ये है आपका असेंडिंग ट्रायंगल, मतलब ऊपर देयर इज अ फ्लैट, ऊपर जो है उसका सपोर्ट, उसका रेसिस्टेंस जो है वो फ्लैट है लेकिन ऊपर जा रहा है, दिस इज अ बुलिश ट्रेंड। डिसेंडिंग ट्रायंगल मतलब नीचे आ रहा है, उसका जो भी सपोर्ट लेवल है ना, सपोर्ट फ्लैट है, दिस इज अ बेरिश ट्रेंड। सिमेट्रिक ट्रायंगल मतलब ऊपर भी नीचे भी मूवमेंट हो रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन नॉट क्लियर, मतलब पता नहीं प्राइस कहाँ जाने वाला है। ओके। फिर होते हैं फ्लैग, अगर स्टॉक का प्राइस ऐसे मूव हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज अ डाउनवर्ड फ्लैग एंड इट इज बुलिश ट्रेंड। अगर स्टॉक का प्राइस ऐसे हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज एन अपवर्ड ट्रैक एंड इट इज अ बेरिश ट्रेंड। फिर वेज नीचे आ रहा है प्राइस और इट इज मूविंग इन अ डायरेक्शन लाइक दिस, फॉलिंग वेज इज बुलिंग इंडिकेटर, राइजिंग वेज इज बेरिश इंडिकेटर। ओके। फिर दीज आर ऑल जस्ट पैटर्न्स, आपको जस्ट बस एक बार सुन लो, एक बार देख लो, बट इसके रिवीजन में इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो क्योंकि आज तक कुछ पूछा नहीं गया है, और पूछेंगे भी तो भी बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बड़ा चीज़ है। पैटर्न, डबल टॉप एम शेप इज बेरिश, बॉटम डबल बॉटम डब्ल्यू शेप इज बुलिश, मतलब प्राइस ऐसा है, डबल टॉप दिस इज बेरिश, डबल बॉटम मतलब दिस इज बुलिश। ओके। फिर होता है गैप ओपनिंग, मतलब स्टॉक कल यहाँ पे बंद हुआ था, आज सुबह यहाँ पे ओपन हुआ है, तो गैप ओपनिंग इट एक्ट्स, दिस गैप इज द सपोर्ट लेवल। ठीक है। फिर आते हैं पेनेंट, एक ऐसा होता है पेनेंट, दिस इज कॉल्ड एज ए पेनेंट। फिर देन यू हैव शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मतलब ऐसे नीचे आ रहा है, फिर राइट शोल्डर। व्हाट इज एन हेड एंड शोल्डर, दैट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, डबल बॉटम इज बुलिश। ओके। सो इस तरीके के काफ़ी पैटर्न्स होते हैं। ठीक है। ये हो गए हमारे वेराइटीज ऑफ चार्ट्स और पैटर्न्स, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ प्लीज इस पर आप टाइम मत स्पेंड कीजिएगा। ये देखिए हेड एंड शोल्डर डिक्लाइन इन प्राइजेस, ये है हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर इंक्रीज इन प्राइजेस, वही बता रहा था ना मैं कि एम शेप हेड एंड शोल्डर इज बेरिश। चलिए अब आते हैं इस पे अरिथमेटिक मीन मूविंग एवरेज पे। अरिथमेटिक मूविंग एवरेज पे एक सवाल भी है, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे अपन, बट और भी थोड़ा थियरी है, और भी आई थिंक 4-5 स्लाइड है, क्वेश्चंस भी हैं, थियरी भी है, हम लोग 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले ये पता करेंगे कि अरिथमेटिक मूविंग एवरेज है क्या। अरिथमेटिक मूविंग एवरेज इज सिंपल मूविंग एवरेज, आप प्राइसेस, आज का प्राइस, कल का प्राइस, परसों का प्राइस, सबका एवरेज लेते हो। where n is the number of total periods, मतलब 10 दिन का कर सकते हो, 20 दिन का कर सकते हो, 50 दिन का कर सकते हो, 200 दिन का कर सकते हो। 200 डे डेली मूविंग एवरेज, ओके, लास्ट 200 डेज का मूविंग एवरेज है क्या, एंड एवरी डे इट चेंजेस, वाई, क्योंकि एक पुराना दिन चला जाएगा और एक नया दिन ऐड होगा। सो डेली मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, मतलब आपका स्टॉक ऐसा है, स्टॉक प्राइस ऐसा जा रहा है, आपका डीएमए सोचिए ऐसा है, और आपका स्टॉक हैज ब्रोकन ओवर योर 200 डे डीएमए, मतलब स्टॉक इज इन अ बुलिश ट्रेंड। 60 डे डीएमए इज फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स, इंटरमीडिएट ट्रेंड्स, एंड 10 डे डीएमए इज फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स। ठीक है। फिर बुलिश ट्रेंड्स का बाई सिग्नल क्या होता है भाई, और बेरिश ट्रेंड्स का सेल सिग्नल क्या होता है। स्टॉक प्राइस लाइन राइसेस थ्रू द मूविंग एवरेज लाइन व्हेन ग्राफ ऑफ द मूविंग एवरेज लाइन इज फ्लैटनिंग आउट, मतलब यह है मूविंग एवरेज और स्टॉक का प्राइस है ऐसे जा रहा है, this is a bullish trend. Same way stock price falls below moving average line which is rising, मतलब यह है स्टॉक का, यह है मूविंग एवरेज लाइन, यह है मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, स्टॉक का प्राइस थोड़ा गिरा है नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इवन देन इट्स अ बुलिश ट्रेंड। स्टॉक प्राइस लाइन विच इज अबव मूविंग एवरेज फॉल्स बट अगेन बिगिंस टू राइज, मतलब ऐसे आके ऐसे फिर दोबारा जा रहा है। Okay, these are all bullish trends. Same way bearish trend. Stock price line falls through the moving average line when graph of the moving average is flattening out. मतलब flat हो रहा है और आपका नीचे गिर रहा है। Stock price line rises above the moving average line which is falling. मतलब moving average नीचे गिर रहा है तो your stock will also fall. Stock price line which is slow moving average line which is below moving average line. Slow क्या है? Which is below moving average line rises and then falls. So मतलब ऐसे हो रहा है स्टॉक का, एंड
मूविंग एवरेज ऐसा है, तो देन इट इज़ अ बेयरिश ट्रेंड। ओके, ये होता है सिंपल मूविंग एवरेज और अरिथमेटिक मूविंग एवरेज। अब आते हैं अगले चीज़ पे जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिस पे सवाल भी है। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक फॉर्मूला है, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर अ डे इज A इंटू प्राइस ऑफ दैट डे, मैं एक्चुअली इसको साफ कर देता हूँ, A इंटू प्राइस ऑफ दैट डे प्लस 1 माइनस A इंटू EMA ऑफ प्रीवियस डे। मतलब आज का EMA इज प्रीवियस डे EMA इंटू 1 माइनस A प्लस A इंटू करंट डे प्राइस। अभी प्रीवियस डे EMA कैसे पता करेंगे, अलग बात है। ये A क्या है, A इज 2/n+1, A इज 2/n+1। अगर आपके पास 30 दिन का EMA कर रहे हो, सो 2/31, सो जो भी नंबर होगा वो A आएगा, और 1 माइनस है उसको यू मल्टीप्लाई विद प्रीवियस डे EMA। ओके, नंबर n इज नंबर ऑफ डेज, P इज प्राइस ऑफ टुडे एंड EMA T-1 इज प्रीवियस डे का EMA। ठीक है, तो इससे एक हम क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या ये चीज़। Closing values of BSE Sensex from 6th to 17th day of the month of January are 2020 are as follows. Calculate EMA of Nifty. ये Nifty है, Sensex है. This should also be Sensex only, no? Calculate EMA of Sensex during the above period. The previous day EMA of Sensex can be assumed as 15,000. तो first day के लिए assume it as 15,000 and the value of exponent for 31 days is 0.062. मैं बता रहा था ना, 2/31 + 1 32, 2/32 क्या है 0.0625। इन लोगों ने उसको राउंड ऑफ करके 0.062 कर दिया है, 0.062। सो वो है EMA। तो क्या है, इन लोगों ने 12 दिन का डेटा दिया है, डेज इतने हैं 6 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, ये है डेज और सेंसेक्स का वैल्यू है। तो इन दिनों में इसका EMA पता करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट द प्रीवियस डेज वर कंज्यूम्ड, कैलकुलेट द EMA ड्यूरिंग द अबव पीरियड। EMA पता करो, तो EMA क्या करोगे, सो फॉर एवरी डे यू कंप्यूट। सो EMA मतलब इट इज़ नॉट वन नंबर फॉर द एंटायर पीरियड, हर दिन का एक EMA फाइंड आउट करते हो, ये है रिक्वायरमेंट। तो पहला ये 6 तारीख को मार्केट खुला था, 6 7, ये है 10 11 12 13, फिर आया 17। ओके, कितने दिन, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन, 6 या 7 दिन, 4 5 6 7 दिन। सो सेंसेक्स का वैल्यू हर दिन का डालोगे और उस दिन का प्राइस आप डाल दोगे। प्रीवियस डे का प्राइस कैसे डालोगे, प्रीवियस डे का प्राइस फॉर फर्स्ट डे उन लोगों ने बताया कि प्रीवियस डे एज्यूम करो 15,000, तो आप यहाँ पे फर्स्ट डे के लिए आप 15,000 एज्यूम करते हो, और अगली बार के लिए आप क्या एज्यूम करते हो, EMA ऑफ प्रीवियस डे। अगली बार के लिए EMA क्या करते हो, कंप्यूट करते हो, और EMA का वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या है 0.062 उन्होंने जो दिया है। तो EMA कैसे कंप्यूट करते हो, फॉर्मूला क्या है, PT इंटू A प्लस 1 माइनस A इंटू EMA फॉर T-1। तो 15,000 इंटू 1 माइनस A प्लस उस दिन का सेंसेक्स इंटू A एक्सपोनेंट ऑफ 0.062, आपको आएगा 14,790। इस 14,790 को यहाँ लेके आओगे, और नेक्स्ट डे का जब भी आप कंप्यूट करोगे ना EMA, तो उस 14,970 का इस्तेमाल करोगे। तो 14,970 यहाँ, तो आया EMA 968, तो उसको यहाँ, फिर ये आया 983, उसको यहाँ, लाइक दिस। आप ऐसे करते हो, करके हर दिन का EMA फाइंड आउट करते हो। EMA फाइंड आउट करके यूज़ क्या है, अगर आपका प्राइस इस EMA के ऊपर जा रहा है तो इट इज़ अ बाई कॉल, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इट इज़ अ बाई कॉल। सो इफ इट इज़ लेस देन दैट मूविंग एवरेज देन प्रॉब्ली इट इज़ अ चेंज इन डायरेक्शन और समथिंग लाइक। तो इफ यू आर मूविंग, आप अगर EMA से ज़्यादा है तो अच्छा है, बुलिश ट्रेंड है। ये सवाल ना स्टडी मेटल में है, May 24, November 19, May 18 काफ़ी बार पूछा गया है। ओके, काफ़ी बार पूछा गया है इसी सिर्फ EMA पे 2/n+1। काफ़ी क्वेश्चन में उन लोगों ने खुद एक्सपोनेंट का वैल्यू दे दिया है, तो आपको कंप्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ है, ज़्यादा मत इसमें ज़्यादा उलझने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है तो कर लोगे बस। फिर आते हैं इस टेक्निकल एनालिसिस के दोस्त भी हैं दुश्मन भी हैं, मतलब कुछ लोग फॉर हैं कुछ लोग अगेंस्ट हैं। क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर टेक्निकल एनालिसिस, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ क्राउड साइकोलॉजी ट्रेंड्स परसिस्ट फॉर सम टाइम, टेक्निकल एनालिसिस कैन हेल्प आइडेंटिफाइंग दिस ट्रेंड्स अर्ली। मतलब मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेंड चलता है और टेक्निकल एनालिसिस आपको ये फाइंड आउट करने के लिए मदद करता है। फिर शिफ्ट इन डिमांड सप्लाई आर ग्रेजुअल रादर देन इंस्टेंटेनियस, टेक्निकल एनालिसिस हेल्प्स इन डिटेक्टिंग दिस शिफ्ट अर्ली। मतलब ऐसा नहीं होता कि आज बुल मार्केट है और कल से बेयर मार्केट है, ऐसा नहीं चलेगा ना, धीरे धीरे देयर आर चेंजेस, स्लो चेंजेस। टेक्निकल एनालिसिस आपको वो चेंजेस आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करता है।
Fundamental information about a company is observed and assimilated by the market over a period. Hence, price movement tends to continue more or less in the same direction till the information is fully assimilated in the stock price. मतलब टेक्निकल एनालिसिस ये नहीं बोल रहा है कि फंडामेंटल वेस्ट है. फंडामेंटल जो भी इश्यूज हैं, इंफॉर्मेशन है, वो सब स्टॉक प्राइस के अंदर और वॉल्यूम्स में रिफ्लेक्ट होते रहता है. और धीरे धीरे वो जब पूरा रिफ्लेक्ट होना चालू करेगा, देन देयर मे बी ए चेंज इन द स्टॉक प्राइस का डायरेक्शन. What are people who say against technical analysis? They say most technical analysis are not able to offer an explanation for tools employed. मतलब क्यों? ये W चार्ट क्या है, M हेड एंड शोल्डर क्या है, क्यों होता है, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होता है. Empirical evidence in support of random walk hypothesis casts its shadow over usefulness of technical analysis. मतलब जब prices random हो तो ये technical है क्या? मतलब prices can be anything, तो technical analysis का कोई use ही नहीं है. By the time an uptrend and downtrend may have been signaled by technical market may already have been late. मतलब पूरा हो जाने के बाद को आपको पता चल रहा है कि हाँ यार कुछ ट्रेंड था, तो ट्रेंड का फायदा क्या हुआ आपको. Ultimately, technical analysis must be a self-defeating proposition. With more and more people employing it, value of such analysis tends to decline. मतलब सब लोग वही ट्रेंड देख रहे हैं, तो everybody starts taking decisions based on that, and ट्रेंड वो चलेगा ही नहीं ना. If everybody thinks it's a bear market, everybody will sell. तो बेयर मार्केट आ गया, फिर देन एंड एवरीबडी विल सडनली रियलाइज इट्स अ बुल मार्केट, देन एवरीबडी विल बाई. सो देन आप तब पैसा बनाओगे जब व्हेन पीपल आर सेलिंग एंड यू आर बाइंग, एंड व्हेन यू आर बाइंग पीपल आर सेलिंग, तभी आप पैसा बना सकते हो. लेकिन इस टेक्निकल एनालिसिस से एवरीबडी विल डू द सेम थिंग, सो इट इज अ सेल्फ डिफीटिंग प्रोपोजिशन. वो एक लॉजिक है इनका. ठीक है, ये हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस का प्रोस एंड कॉन्स. फिर आते हैं फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के डिफरेंसेस पे. प्रॉस्पेक्ट्स आर मेजर्ड. कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हो, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और कंपनी. वेराज टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हो, हिस्टोरिकल डेटा देखते हो, प्राइस मूवमेंट्स देखते हो, वॉल्यूम देखते हो, ओपन इंटरेस्ट. ओपन इंटरेस्ट क्या है, आपके डेरिवेटिव्स में टोटल कॉन्ट्रैक्ट, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स को ओपन इंटरेस्ट कहते हैं. ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप इस्तेमाल करते हो. रूल, प्राइस ऑफ शेयर डिस्काउंट्स एवरीथिंग. मतलब इन फंडामेंटल एनालिसिस यू आर डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज टू अराइव एट अ प्राइस. Whereas in technical analysis, price captures everything. मतलब price has all information. वो आपका assumption है in technical analysis. Whereas fundamental analysis में price is discounting value of future cash flows. Usefulness, ये long term के लिए fundamental, short term के लिए technical. ये मेरे हिसाब से है. फिर आते हैं एक और चीज़, efficient market hypothesis. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस पर आप कृपा करके तारा चांद जो भी लगाना है लगा लीजिए, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार. ये काफ़ी बार पूछा गया है. Efficient market hypothesis. An efficient market is one in which the market price of a security are an unbiased estimate of intrinsic value. मतलब उस वक्त तक जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप it gets reflected in the price and it is unbiased. मतलब हर किसी का एक और हो सकता है, किसी there is no logic to it, there is no, it is random, right? This means market efficiency does not imply market price equal intrinsic value. इसका मतलब ये नहीं कि market price और intrinsic value सेम होगा, but हर किसी का एक एस्टिमेट रहेगा, उस एस्टिमेट को वो रिफ्लेक्ट करता है. मेरा ज़्यादा है, आपका कम है, लेकिन प्राइस कुछ और ही है. इट रिफ्लेक्ट्स बोथ योर एंड माई एस्टिमेट. द प्राइस कैन डिविएट फ्रॉम इंट्रिंसिक वैल्यू, बट डिविएशंस आर रैंडम एंड अनकोरिलेटेड विद एनी ऑब्जर्वेबल वेरिएबल. मतलब प्राइस जो मार्केट प्राइस है इंट्रिंसिक वैल्यू के से एग्जैक्टली नहीं मैच होगा. ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है, कंप्लीटली रैंडम एंड अनकोरिलेटेड. और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, व्हाई स्टॉक प्राइस आर रैंडम. In efficient market hypothesis, why are stock prices random? Because information is freely available and instantaneously available to market participant. हर एक के पास information है. वो लोग अब उसको कैसे इस्तेमाल करके, कैसे उपयोग करके उसको स्टॉक प्राइस का वैल्यू कैसे पता करेंगे, वो उनके ऊपर निर्भर है. बट हर किसी के पास इंफॉर्मेशन है, इसीलिए हर कोई अपना एक एनालिसिस करता है, एस्टिमेट करता है, इसीलिए प्राइस रैंडम रहता है. Keen competition among market participants ensure that market will reflect intrinsic values. मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा ये बहुत सारा जो भी है मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, एनालिस्ट है, रिटेल शेयर होल्डर्स है, इंस्टीट्यूशनल है, हर एक का एक एस्टिमेट होता है. उस एस्टिमेट की वजह से मार्केट फाइनली एक फाइंड्स अ बैलेंस. मतलब देयर इज अ रेट एट विच इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन. मतलब सोचिए मैं एक बड़ा सा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूँ, रिटेलर को लगता है कि उसका प्राइस सही है और वो उसको रिटेलर सोचता है कि यार ये स्टॉक तो गया काम से, इसको बेचना चाहिए. लेकिन मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूँ, मैं उससे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मेरे पास उससे ज़्यादा काफ़ी इंफॉर्मेशन है. मुझे पता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी वो रिटेलर बेचते रहता है ना, तो मैं खरीदते रहता हूँ. जब ऐसा होता है, जब ऐसे वो बेच रहा है, मैं खरीद रहा हूँ, प्राइस नीचे नहीं गिर रहा है. प्राइस नीचे कब गिरेगा, जब बहुत सारे बेचने वाले हैं और खरीदने वाले कम है. लेकिन मैं तो खरीद रहा हूँ कंटिन्यूसली और वो बेच रहा है, तो
थोड़े दिन के बाद उसको भी लगता है अरे यार मार्केट का प्राइस गिर ही नहीं रहा है, कोई बड़ा वाला खरीद रहा है, इसका मतलब है उसको कुछ पता है, इसका मतलब मार्केट का ये स्टॉक का प्राइस नीचे नहीं गिरना है, स्टॉक प्राइस इज अप्रोप्रिएट। तो मार्केट विल फाइंड अ बैलेंस और अ प्राइस एंड द मूवमेंट्स आर रैंडम बट इट विल फाइंड अ बैलेंस इन द प्राइस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, प्राइस चेंजेस ओनली रेस्पॉन्ड टू न्यू इन्फॉर्मेशन दैट इज अनरिलेटेड टू प्रीवियस इन्फॉर्मेशन देयरफॉर अनप्रेडिक्टेबल। मतलब नया नया इन्फॉर्मेशन आएगा, आज का इन्फॉर्मेशन कल का इन्फॉर्मेशन दोनों का कोई ताल्लुक भी नहीं रहेगा, तो प्राइस मूवमेंट्स इसीलिए रैंडम हो सकते हैं। ठीक है, ये हुआ इमर्जिंग एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में व्हाई स्टॉक प्राइस आर रैंडम। फिर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पे थोड़े मिसकंसेप्शंस और रियलिटी का स्टोरी है, मिथ वर्सेस रियलिटी वाला। मार्केट हैज परफेक्ट फोरकास्टिंग एबिलिटी, दिस इज व्हाट पीपल थिंक as per efficient market hypothesis. No, it does not talk about anything about forecasting. This hypothesis merely implies prices reflect information. It does not mean that market possesses perfect forecasting abilities. मतलब आज तक जो information है वो प्राइस पे रिफ्लेक्ट होगा, ये नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा efficient market hypothesis आपको बता पाएगा। As prices tend to fluctuate, it does not reflect fair value. अरे यार एक दिन ऊपर एक दिन नीचे क्या fair value बोल रहे हो? This is one logic people bring out. Actually वो logic गलत है। क्यों? आज एक है, कल कुछ और था, परसों कुछ और है, क्योंकि नया इंफॉर्मेशन है। प्राइस मूवमेंट्स आर रैंडम, प्राइस मूवमेंट्स आर वेरिंग बिकॉज न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन कमिंग है, नया नया इंफॉर्मेशन आ रहा है, इसीलिए प्राइस मूवमेंट रैंडम है, इसीलिए मार्केट इज एफिशिएंट। Unless price fluctuates, they would not reflect the fair value. Future is uncertain and market is continuously surprised. लैक ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ FII DII पोर्टफोलियो में। कौन लोग ये लोग FII DII कुछ भी नहीं पता, मार्केट में कुछ वो बोल कुछ रहे हैं, कुछ हो कुछ और रहा है, किसी को प्रॉफिट नहीं आ रहा है, नहीं, वो लोग हैं करके ही प्राइस इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। देयर आर सम पीपल हु हैव बेटर इन्फॉर्मेशन एंड देयर इन्फॉर्मेशन गेटिंग रिफ्लेक्टेड, सम पीपल्स इन्फॉर्मेशन मे नॉट गेट रिफ्लेक्टेड बिकॉज देयर इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी करेक्ट। तो मार्केट एफिशिएंसी एग्जिस्ट बिकॉज दे आर डूइंग देयर जॉब इन अ कॉम्पिटिटिव सेटिंग। हर कोई अपना काम कर रहा है, इसीलिए इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। स्टॉक मार्केट इज इरैशनल ड्यू टू रैंडम। अरे क्या रैशनल मार्केट यार, ऊपर नीचे नहीं। इफ इन्वेस्टर्स आर रैशनल एंड कॉम्पिटिटिव, प्राइस चेंजेस आर बाउंड टू बी रैंडम। मार्केट इज रैशनल, मार्केट प्राइस आर बाउंड टू बी रैंडम बिकॉज इन्वेस्टर्स आर रैशनल। अरे यार मेरे पास आज एक इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे पास कुछ और है, मैं अपने हिसाब से डिसीजन लेता हूं, तुम अपने हिसाब से डिसीजन लेते हो, दोनों का प्राइस का टक्कर होगा, फिर कुछ और ही होगा प्राइस कल, राइट। दैट इज व्हाई द प्राइसेस चेंजेस आर बाउंड टू बी रैंडम। ओके, अभी आते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, 3 लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी। ये यूजीन फार्मा ने बनाया था। एज पर यूजीन फार्मा देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। वन इज वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रांग और स्ट्रांग। वीक मार्केट में क्या होता है, वीक एफिशिएंट में क्या होता है, प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल पास प्राइस एंड वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन। सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम का जो भी इंफॉर्मेशन है, कल तक जो प्राइस था, कल तक तो जो वॉल्यूम था, वो ऑलरेडी इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। इसका फ्यूचर के साथ कोई लेना देना नहीं है। दैट इज अ वीकली एफिशिएंट मार्केट। फिर आते हैं सेमी स्ट्रांग। सेमी स्ट्रांग मार्केट में क्या होता है, प्राइसेस रिफ्लेक्ट पास्ट इन्फॉर्मेशन एंड ऑल अदर पब्लिक इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, कल तक सोचिए अर्निंग्स का रिपोर्ट आ गया, दैट गेट रिफ्लेक्टेड टुडे। पब्लिक इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, पब्लिक पूरा इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करता है। प्राइस एडजस्ट टू न्यू पब्लिक इन्फॉर्मेशन, मतलब प्राइस कंटिन्यूसली कीप्स एडजस्टिंग टू द न्यू पब्लिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर स्ट्रांग मार्केट, प्राइस रिफ्लेक्ट्स पब्लिक एंड प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। मतलब किसी को प्राइवेट भी कोई जानता है इन्फॉर्मेशन, प्राइस में वो दिख जाता है। क्यों, वो आदमी खरीदेगा या बेचेगा, उसको प्राइवेट में इन्फॉर्मेशन पता है, उसके साथ वो खरीदेगा बेचेगा, एंड इमीडिएटली इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस। दिस इज अ स्ट्रांग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। अब हाउ डू यू टेस्ट फॉर दीज? यू टेस्ट फॉर अ वीक फॉर्म, you test for a weak form using something called serial correlation test, run test और filter rule test. ये 3 चीज से if it passes this test, अगर if a market data passes this test, it means market is at least weak. मतलब weak हो सकता है, semi strong हो सकता है, strong हो सकता है, but at least weak है. If it fails, it is inefficient. If the market data fails these 3 tests, it is inefficient. If it passes these 3 tests, it is at least weak. Weak से बढ़कर भी हो सकता है, लेकिन at least weak है। क्या है ये टेस्ट? सीरियल कोरिलेशन। नो सच कोरिलेशन वाज डिस्कवर्ड। मतलब हिस्टोरिकली व्हेन सीरियल कोरिलेशन मतलब फर्स्ट 10 डेज ऑफ अ मंथ का डेटा, फिर 11th डे टू 20th डे का डेटा, या फिर फर्स्ट 10 डेज और 6 मंथ्स के बाद 10 डेज। इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन प्राइसेस ऑफ 2 periods ऑफ टाइम? अगर there is such kind of correlation between 2 periods of 2 prices of 2 periods, then there is supposed to be something called serial correlation or auto correlation. इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, if there is such kind of correlation, मार्केट वीक भी नहीं है, मार्केट इनएफिशिएंट है। If no such correlation is there, then market is at least weak. And historical data से they figure out ऐसा कुछ correlation नहीं है।
Okay, they took lot of stairs, lot of time periods, over lot of years, over lot of markets, they figure out that ऐसा कुछ correlation नहीं है. तो markets are at least weekly efficient. फिर then they do run test. ये run test क्या होता है, इसके ऊपर भी एक problem solve करेंगे तभी आपको समझ में आएगा. There is a run, मतलब शेयर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है. Whenever it moves in one direction, it is one run. Whenever it moves down in another direction, it is another run. So you see whether the runs are correlated or whether these runs are independent or not independent. If the runs are independent, there is no logic for anyone to say that market is inefficient. Runs are independent, कुछ भी हो रहा है. Runs are not independent. अरे all these runs are statistically not independent. They are all dependent. Then कुछ तो गड़बड़ है. Market is not even efficient. It is inefficient. Okay. If they are independent, then it says random walk. Runs are all random. Then filter rule test. ये टेस्ट क्या होता है? Filter rule मतलब आप एक रूल बनाते हो 5% पे खरीदो. एवरी टाइम इट मूव्स अप बाय 5% बाय, मतलब जब भी ये आज एक प्राइस है, इससे 5% बढ़ा तो खरीदो, और 5% बढ़ा और खरीदो, और 5% बढ़ा और खरीदो. एंड मूवमेंट इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, 5% गिरा बेच दो, 5% और गिरा और बेच दो. लाइक दैट यू सेट अप रूल सेइंग दैट व्हेन विल यू बाय, व्हेन विल यू सेल. यू कैन चूज सम परसेंटेज, 5%, 2%, 3%, आपकी मर्जी. When you set such kind of a rule, अगर सच में प्राइसेस रैंडम होते हैं ना, अगर सच में प्राइसेस रैंडम होते हैं तो इस रूल से you can make more money than just buy and hold. मतलब मैंने खरीद लिया है, अपने पास रख लिया है और लास्ट में कभी मैं बेच रहा हूँ. मैंने खरीद के बेचा तो मुझे आया 5% रिटर्न. लेकिन जब मैं मोमेंटम के साथ खेल रहा हूँ, जब भी बढ़ रहा है खरीद रहा हूँ, जब भी थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है बेच रहा हूँ, देन मुझे मिला है 6% का रिटर्न. अरे यार, तो फिर हर कोई ये फिल्टर रूल सेट कर लेगा और पैसे बना लेगा. तो इफ द प्राइस आर रैंडम, फिल्टर रूल्स अंडर परफॉर्म buy and hold. That is, ये 6% is more than 5. अगर you get 4% as filter rule and 5% as buy and hold, मतलब buy and hold से कम ही है ये filter rule, then obviously ना it is random, कुछ भी हो रहा है. Filter rule is greater than buy and hold, then market is inefficient. ठीक है, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है. We will solve two problems, one on serial correlation, auto correlation, and other one on run test. अभी आगे बढ़ते हैं. सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट. ये सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट का स्टोरी क्या है भाई? तो सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट में पूरा जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है, पास्ट प्राइसेस है, पास्ट वॉल्यूम है, सब कुछ आज के प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है. तो इसको स्टडी करने के लिए, मतलब अगर मार्केट, अपने मार्केट जो भी नॉर्मल मार्केट्स हैं वो एटलीस्ट सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट हैं कि नहीं, वो पता करने के लिए यहाँ पे 3 तरीके के स्टडी किए गए हैं. 3 तरीके के स्टडी. क्या है ये स्टडी? पहला स्टडी है इवेंट स्टडी. इवेंट स्टडी में इन लोगों ने क्या किया है, स्टॉक स्प्लिट्स. ओके, स्टॉक स्प्लिट जब होता है, मतलब एक शेयर को 10 शेयर में तोड़ा जाता है, उस स्टॉक स्प्लिट को अनाउंसमेंट डेट के पहले और अनाउंसमेंट डेट के बाद रिटर्न्स कैसे थे. मतलब उस स्टॉक पे अनाउंसमेंट होने से पहले उस स्टॉक पे रिटर्न्स क्या थे, अनाउंसमेंट होने के बाद उस स्टॉक पे रिटर्न्स क्या थे. इसके ऊपर इन लोगों ने काफी साल का डेटा लिया, काफी एनालिसिस किया और पता चला मोमेंट न्यूज बिकेम पब्लिक, प्राइसेस एडजस्टेड. मतलब प्री स्टॉक स्प्लिट रिटर्न्स वेर ग्रेटर. मतलब जिन लोगों को पहले पता नहीं था कि रिटर्न ज़्यादा हैं, मतलब जिन लोगों को ये पता नहीं था कि स्प्लिट होने वाला है, और शायद कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि स्प्लिट होने वाला है. तो जिन लोगों को पता था उन लोगों ने शायद कोई ट्रांजैक्शन किया हो और शायद उस स्टॉक पे ज़्यादा रिटर्न मिला हो उनको. लेकिन एक बार स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो गया, सबको पता चल गया और प्राइस तुरंत एडजस्ट हो गया. तो इससे क्या पता चलता है अपने को? हमें ये क्लियरली पता चलता है कि मार्केट्स एडजस्ट टू पब्लिक इंफॉर्मेशन क्विकली. ओके, तो इफ मार्केट्स आर एडजस्टिंग देयर एटलीस्ट सेमी स्ट्रांग, है ना. तो दूसरा स्टडी है कंपनीज विच हैड अर्निंग्स ग्रोथ हायर देन रेस्ट ऑफ देयर पियर्स एंड कंपनीज विच हैड अर्निंग्स ग्रोथ विच इज लेस देन देयर पियर्स. इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है. इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद ये पता चला है कि फर्स्ट सेट ऑफ कंपनीज whose earnings were better than their peers, है ना, दोस कंपनीज का जो भी रिटर्न्स थे, उस कंपनीज के स्टॉक्स पे जो रिटर्न्स थे वो ज्यादा थे ऑन द कंपेयर टू नेगेटिव अर्निंग्स. मतलब जिस कंपनी का परफॉर्मेंस पोर है वर्सेस जिस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, अच्छे कंपनी का रिटर्न जो है अनाउंसमेंट डेट तक, अगर आप सिर्फ कंप्यूट करें रिटर्न, मतलब एक दिन लोगे और अनाउंसमेंट डेट से पहले उसका रिटर्न कंप्यूट करोगे, दे हैड एबनॉर्मल रिटर्न. एंड मोमेंट
द रिजल्ट्स वेर अनाउंस्ड, कंपनीज के रिजल्ट्स वेर अनाउंस्ड, उसके बाद से दे ऑल हैड नॉर्मल रिटर्न्स। तो इससे ये हम कह सकते हैं कि द मार्केट्स आर एडजस्टिंग टू पब्लिक इंफॉर्मेशन। फिर एक और चीज पता चला है, ये जो भी प्राइस एडजस्ट हो रहा है ना, ग्रेजुअल होता है, नॉट रैपिड, मतलब तुरंत, मतलब जल्दी होता है, बट ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टिक पे सब हो जाता है। टिक क्या होता है? टिक मतलब फर्स्ट प्राइस कोट होता है 100 रुपीज, नेक्स्ट प्राइस कोट होता है 100.05, दैट इज वन टिक। प्राइस एडजस्टमेंट्स आर इन वन, इन दैट ऑर्डर। अब ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट प्राइस जो कोट आ रहा है सडनली 120 है एंड 120 इज द राइट प्राइस, नहीं, द राइट प्राइस इज अराइव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, gradually, मतलब it can be few hours, it can be few days, but it happens gradually, but it happens. ऐसा नहीं कि 10 महीने लगते हैं प्राइस अराइव करने के लिए। So this studies, what studies, that's all these kind of studies show that price adjustment is gradual and not rapid, मतलब next instant में नहीं होता है, but हो जाता है। Small firms have returns than higher returns than large firms. Okay, छोटे company with small market cap have better returns than large market cap. Low PE stocks have more returns than high PE stocks, and Monday returns are lower than other returns. Okay, these three are anomalies. These three are anomalies. So if these three are anomalies, then markets are not at least semi-strong, है ना? So there are two which support this strong wala story. There are semi-strong story. There are certain anomalies which support the not semi-strong story. तो ये तैर नहीं हुआ है कि मार्केट्स आर 100% सेमी स्ट्रांग और नॉट सेमी स्ट्रांग। देर आर एनामलीज, बट दे आर मोर और लेस सेमी स्ट्रांग। दे आर डेफिनेटली नॉट वीकली एफिशिएंट, दे आर डेफिनेटली मोर देन वीकली एफिशिएंट। इन क्वाइट अ फ्यू केसेस दे आर सेमी स्ट्रांग लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी, बट देर एग्जिस्ट सम एनामलीज। ठीक है, फिर आते हैं स्ट्रांग फॉर्म। स्ट्रांग में क्या होता है भाई? प्राइस रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग पब्लिक एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन, और people, corporate insiders earn higher adjusted returns. That is, मैं कंपनी का CEO हूँ और मैं खुद अपनी कंपनी के स्टॉक पे ट्रेड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ना, तो मेरे रिटर्न ज़्यादा होंगे ना। मैं जब कब खरीदूंगा, मैं जब मार्केट लो पे है और मुझे पता है कि ये लो है, अगले क्वार्टर में हमारा अर्निंग्स धमाकेदार होने वाला है, तो मैं पहले खरीद लेता हूँ, अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू। ओके, तो क्योंकि सेबी देखते रहता है ये सब चीज़। ओके, सो कॉर्पोरेट इंसाइडर्स विद इनसाइड इंफॉर्मेशन अर्न हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। Stock exchange specialists with monopolistic exposure earn higher adjusted return. मतलब people who are specialists earn more returns. Same thing, but mutual funds do not have any superior returns. मतलब जो insider है उसको पता है तो वो return ज़्यादा earn कर रहा है, लेकिन जो outsider है, ये स्टॉक एक्सचेंज स्पेशलिस्ट इनसाइडर नहीं है, आउटसाइडर, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज स्पेशलिस्ट आर वन हु हैव दिस मोनोपोलिस्टिक एक्सपोजर, दैट इज वही लोग मार्केट मेकर्स हो सकते हैं, एंड दिस ऑल यूएस कॉन्टेक्स्ट में है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं। दे आर मार्केट मेकर्स, दे आर द वंस हु बाय एंड सेल, उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, दोज काइंड ऑफ पीपल अर्न हायर रिटर्न। लेकिन म्यूचुअल फंड्स नॉट अर्न एनी ग्रेट रिटर्न्स, दे हैड ओनली नॉर्मल रिटर्न्स। सो दीज आर द स्टडीज दैट वर डन विच सेड कि ideally private information also should be reflected in price. If private information is reflected in price, even an insider will not be able to earn higher return, है ना? तो markets are not strong, do not exhibit strong levels of efficiency because these two people are making. But markets, there is some other kind of दूसरी तरीके का evidence है, which is म्यूचुअल फंड भी कुछ खास नहीं अर्न कर पा रहे हैं। रैंडम जो रिटर्न है, रैंडमली कुछ स्टॉक सेलेक्ट करोगे वो भी उतना रिटर्न आएगा जितना म्यूचुअल फंड का है। सो दिस प्रॉब्ली सपोर्ट्स स्ट्रांग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, बट दीज टू डू नॉट सपोर्ट स्ट्रांग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। नाउ ये सब पता करने के बाद व्हाट आर द चैलेंजेस टू दिस एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस? सी, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन व्हाट, कि इंफॉर्मेशन सबके पास है, but information is neither freely available nor rapidly transmitted to all participants. हर किसी के पास इंफॉर्मेशन थोड़ी है, हर रिटेलर के पास थोड़ी इंफॉर्मेशन है, स्टॉक एनालिस्ट के पास इंफॉर्मेशन है, कंपनी के पास इंफॉर्मेशन है, पर रिटेलर्स ऐसे ही सत्तेबाजी कर रहे हैं, है ना? तो एफिशिएंट मार्केट, फुल्ली एफिशिएंट मार्केट इज अ ड्रीम, हो नहीं पाएगा बिकॉज इंफॉर्मेशन गोज स्लोली। ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज आर लिमिटेड। मतलब जस्ट बिकॉज देयर इज इंफॉर्मेशन, आप थोड़ी ये डिसाइड कर पाओगे कि कंपनी का स्टॉक बाई है कि सेल है, मतलब क्या रेट है, खरीदना चाहिए बेचना चाहिए। अरे थोड़ा वक्त लगेगा यार, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगेगा, राइट? फिर इट इज जनरली बिलीव दैट इन्वेस्टर्स रैशनैलिटी विल इंश्योर अ क्लोज करस्पॉन्डेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड वैल्यूज, बट इन प्रैक्टिस दिस इज नॉट ट्रू। मतलब पीपल आर रैशनल, तो
intrinsic value and market value should remain should be market value should be an unbiased estimate of unbiased estimator of intrinsic value. वही था ना अपना स्टोरी की market prices are random but they are unbiased estimate of intrinsic value. But investors are not rational. People are randomly buying. क्यों? वो मेरे देश का है, वो नया कंपनी है, ये स्टार्टअप है. देयर आर अलग अलग लोग अलग अलग लॉजिक्स चूज करते हैं बिना ये सोचे कि एनालिसिस करके ये कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं. वो नहीं करते हैं, इरैशनल डिसीजंस लेते हैं. फिर पावरफुल इंस्टीट्यूशंस एंड बिग ऑपरेटर्स विल हाई इन्फ्लुएंस ओवर मार्केट्स एंड डिमिनिश द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द मार्केट. मतलब बड़े बड़े लोग रहेंगे जिनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, पीपल हु ऑपरेट ऑन स्टॉक मार्केट. ऑपरेटर बोलते हैं ना, मतलब जो प्राइस को ऊपर लेके जाके छोड़ देते हैं और फिर देन रिटेलर्स फाइट फॉर इट. सो स्मॉल कैप्स माइक्रो कैप्स में बहुत चलता है. तो those are the people who play around in the market. So these are all challenges. So efficient market is a pipe dream. Markets are definitely better than weakly efficient. More or less they are semi strong, but definitely not strong. Okay, strong levels of efficiency definitely नहीं है. ठीक है. तो फिर ये जब ये सब पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ लेंगे इक्विटी रिसर्च क्या है. इक्विटी रिसर्च क्या है? इक्विटी रिसर्च इज बेसिकली इट इन्वॉल्व्स the analysis of company's financial performance and other factors to determine whether equity share of the company should be bought, sold or continue to be held. This research can also be applied in M&A. Equity research analysts are employed by investment banks, mutual funds, hedge funds, wealth management firms, stock brokers, etc. Tools, sources for equity research. मैं पहले एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट था, बहुत पहले 2007, 8, 9 में BNP पारिबा में था. तो मैं पावर और गैस यूटिलिटी कंपनीज का इक्विटी रिसर्च कर रहा था. NTPC, पावर ग्रिड, गेल, GSPL, इन सब स्टॉक्स को मैं कवर करता था. ओके, मेरे एनालिस्ट थे, मैं एसोसिएट था, उनके साथ काम करता था. तो इक्विटी रिसर्च बेसिकली यू आर डूइंग रिसर्च ऑन इक्विटी इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी. दिस इज फंडामेंटल रिसर्च. थोड़े टेक्निकल रिसर्च भी यूज करते हैं बट नॉट सो मच. 99% इक्विटी रिसर्च इज फंडामेंटल रिसर्च ओनली. जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, ऊपर जो मैंने चार्ट वार्ट दिखाया, कंपनी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, सब होता है, वो सब रियल है. ये सब काल्पनिक नहीं है, सब कुछ एक्चुअल रियल है. ठीक है. तो व्हाट आर द टूल्स? हम क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं? इंस्टीट्यूट ने थोड़े टूल्स दिए, मैंने थोड़े और ज़्यादा टूल्स भी ऐड किए हैं. इंस्टीट्यूट के जो टूल्स दिए हैं ना, वो है ये बेंजिंगा, refinitiv.com, marketsexcel.com, stockopedia.com, coifin.com, ycharts.com, businessquant.com, gurufocus.com, finbox.com. ठीक है. और आई थिंक ब्लूमबर्ग भी बताया उन्होंने, ब्लूमबर्ग. ओके, ये सब चीज़ इंस्टीट्यूट ने बताया. बट एक्चुअली व्हाट वी ऑल्सो यूज आर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, इन्वेस्टर कॉन कॉल प्रेजेंटेशंस, इंडस्ट्री पब्लिकेशंस, मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, फैक्ट सेट है, डेटा रॉयटर्स है, स्टॉकोपीडिया है, CMI है, कैपिटल लाइन है. देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज. वी यूज ऑल दिस रिसोर्सेज. सब रिसोर्सेज का यूज करके फाइनली वी कम अप विद एन इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट. मैंने फुल क्लास में एक्चुअली अपना इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट भी दिखाया है. एक्चुअली अगर आप में से किसी ने मेरा फुल क्लास लिया है तो यू कैन एक्चुअली चेक. BNP पारिबा का ओल्ड रिपोर्ट 2008-9 का रिपोर्ट है वो. ठीक है. तो ये कंक्लूड करता है हमारा थियरी पार्ट सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर से. अभी आगे बढ़ते हैं. दो प्रॉब्लम हमें करने थे. एक था, हमने एक ऑलरेडी कर दिया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ऑलरेडी सॉल्व कर दिया हमने क्वेश्चन. अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं. एक है ऑटो कोरिलेशन का क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन है वो है रन टेस्ट. तो पहले करते हैं ऑटो कोरिलेशन का क्वेश्चन, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है. ओके, Jan 21 क्वेश्चन पेपर में था. Question number 2, auto correlation. Mr. X is of opinion that market has recently shown weak form of market efficiency. In order to test the validity of his impression, he collected the following data relating to movement of Sensex for the last 20 days. You are required to test the weak form of efficiency using auto correlation test. Take time lag of 10 days. मतलब first 10 days का लोगे, फिर next 10 days का लोगे. Day 1 and day 11 उन दोनों के prices में या returns में कुछ correlation है क्या? Okay, वही check करना है. और इसमें दोस्तों एक और चीज़, एक्चुअली इसमें ना यू चेक फॉर रिटर्न्स का कोरिलेशन, यू डोंट चेक फॉर प्राइजेस का कोरिलेशन. तो अभी देखते हैं क्या डेटा है. दिन 20 दिन दिए गए हैं. ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस. तो हमें करना है 1 to 10 और 11 to 20 का. इसमें हम लोग किसका करेंगे? ओपन, हाई, लो, क्लोज. मेरे हिसाब से क्लोज का करना चाहिए. राइट, क्लोज का करना चाहिए. दिस इज द डेटा दैट यू शुड कंसिडर. ओपनिंग नहीं, हाई नहीं, लो नहीं, क्लोज. सो आप प्लॉट करते हो 33,459, 33,434 लाइक दैट, 453, 434 लाइक दैट. पहले 10 दिन का यहाँ डालते हो, फिर 11 to 20 का बगल में डालो डेटा. फिर उनका प्राइस चेंज क्या है? रिटर्न. तो मतलब 453 एंड 434 मतलब घटा है, मतलब रिड्यूस हुआ है. कितना रिड्यूस हुआ है? 19.
आइडियली यू शुड डू इट ऑन रिटर्न्स, बट द इंस्टीट्यूट इज डन इट ऑन प्राइस चेंज। ओके, मैं बता रहा हूँ एक्चुअल मार्केट में रिटर्न्स पे करते हो, रिटर्न मतलब परसेंटेज पे, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट प्राइस चेंज पे कर दिया है। क्यों? यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है, रिक्वेस्ट टेस्ट, उन्हें कुछ नहीं बोला इन लोगों ने, बट इनका सजेस्टेड आंसर में प्राइस चेंज डायरेक्टली है। ठीक है, फिर 431 टू 434 टू 431 -2, ओके, फिर 383 -48, लाइक दैट आप पूरा लेते हो, पूरा लेके आपको 9 डाटा पॉइंट आएंगे। इन 9 डाटा पॉइंट का एवरेज लोगे आएगा 21। फिर सेम वे डे 11 से डे 20 तक देखते हो, इसका डाटा देखते हो तो इसके भी 9 पॉइंट आते हैं, 3285, 3251 टू 3285, मतलब बड़ा है ना, मतलब 34 पॉइंट्स बड़ा है, सो 34, 43, 45 लाइक दैट। ये पूरा लेते हो, इसका आया है 7.5, तो ये है -21 और इसका एवरेज है 7.5। फिर इन दोनों के बीच में आप कोरिलेशन टेस्ट करते हो। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन बाय। सो इफ आपको अगर याद होगा कोवेरियंस को इन सब का मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन किया था। अगर आपको याद नहीं है तो मेरे लास्ट डे रिवीजन नोट्स में देख सकते हो, या फिर आप फॉर्मूला शीट में भी देख सकते हो। फॉर्मूला है कोवेरियंस बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो क्या करना चाहिए, इस प्राइस चेंज का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है, इसका पता करना है, और इन दोनों का कोवेरियंस पता करना है। तो कोवेरियंस क्या है फॉर्मूला? कोवेरियंस फॉर्मूला इज x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाई एन, ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है। सो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाई एन, ये है आपका कोवेरियंस का फॉर्मूला। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ये है x और ये है x बार या x मीन, तो दिस माइनस दिस, तो -19 माइनस -21, तो क्या आएगा आपको 2.5, देन -2.84 माइनस ऑफ -21, तो 18.82, लाइक दैट। मैं हर चीज़ का x माइनस एक्स बार करता हूँ। सेम वे y माइनस वाई बार करता हूँ कंप्यूट। ये y क्या है? y है 34 माइनस 7 इज 26, लाइक दैट हर चीज़ का y माइनस वाई बार करता हूँ। ठीक है, x माइनस एक्स बार हो गया, y माइनस वाई बार हो गया। फिर मैं x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर y माइनस वाई बार होल स्क्वायर कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ भाई? क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन, तो वो भी एक ही साथ काम खत्म। ठीक है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। फिर क्या कर रहा हूँ, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, वो भी कर रहा हूँ। x माइनस एक्स बार इज ये वाई माइनस वाई बार है, और ये है x माइनस एक्स बार। सो 2.5 इंटू 26.8 आपको आएगा 67। उस तरीके से मैंने x माइनस एक्स बार फाइंड आउट किया, x माइनस एक्स होल स्क्वायर x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ओके, तो यू कैन बार भी बोल सकते हो, मीन भी बोल सकते हो, x माइनस एवरेज ऑफ x, y माइनस एवरेज ऑफ y, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का मैंने करके इन सब का टोटलिंग किया है। ठीक है, ये एक्चुअली मैं मैन्युअली कैलकुलेट करने बैठूंगा, कोई यूज नहीं है। आपको एग्जाम में आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ये प्रोसेस और ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मैन्युअली 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4 वो सब करने से कोई फायदा नहीं है, स्पेशली रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो आप अगर ऐसा आपका कोई आशा है तो प्लीज़ कृपा करके ऐसा मत सोचिएगा कोई ऐसा सॉल्व करने बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्यों रिवीजन क्लास में वो सब नहीं होगा। एक्चुअल क्लास में मैं एक्चुअली करता हूँ वो सब। ठीक है, तो ये आया है टोटल x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर एंड x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। फिर क्या करेंगे, फिर पता करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस क्या है? सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई n, सो 2632 बाई 9 क्यों? 9 डाटा पॉइंट है ना, तो आपको आएगा 292। 6230 बाई 9 आपको आएगा 692। फिर इसका स्क्वायर रूट, 292 का स्क्वायर रूट 17, 692 का स्क्वायर रूट 26, तो आ गया सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। फिर यहाँ पे पहुँचते हैं x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, वो हुआ 1644। तो क्या करोगे, कोवेरियंस इज 1644 बाई 9 विच इज 182। कोरिलेशन इज कोवेरिएशन बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई विच इज 182 बाई 17 इंटू 26 विच इज 40%। 40%, तो कोरिलेशन आपका 40% है यार। कोरिलेशन इज 40%, इट इज वेरी हाई। आइडियली देयर शुड नॉट बी एनी कोरिलेशन। सो गिवन दैट कोरिलेशन इज 40%, मार्केट डज नॉट एग्जिबिट इवन वीक। तो कितने पे वीक? अरे भाई, इफ इट इज 10 to 20 इट इज वीक, if it is greater than 20 or around 30s, then it is inefficient. Our market, this particular data is inefficient. If it is 0 to 10 शायद semi strong, and 0 is a strong form of efficiency. Ideally there should not be any correlation. अभी आप बोल सकते हो सर exactly 0 होगा, 0 to 4 होगा, 0 to 5 होगा, ठीक है, this is judgmental, but 40% is definitely not a semi-strong form of efficiency, not a weak form, it is a 100% inefficient form of market. Okay, it does not exhibit even weak form, it is not at all efficient.
ये है आपका आंसर इसका, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपना लास्ट क्वेश्चन, विच इज अपना वो रन टेस्ट टी डिस्ट्रीब्यूशन से किया जाता है। वो हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वो आपको अगर ये टी डिस्ट्रीब्यूशन याद रहो, अगर आपको ये जो मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ वही बहुत है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो सब मैंने मेन क्लास में कवर किया है, यहाँ पे उससे ज़्यादा हमें टाइम स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। The closing value of stock market index for the month of October 2007 is given below. You are required to run the weak form of efficient market hypothesis by applying the run test at 5% and 10% levels of significance. Value of 5% is 2.101 at 18 degrees of freedom. Value of T at 10% is 1.734 at 18 degrees of freedom. ये स्टडी मेटल में है, नवंबर आरटीपी, एमटीपी ओल्ड प्रैक्टिस में अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ऑटो कोरिलेशन और ईएमए के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। नाउ अभी इन लोगों ने डेटा दिया है भाई, अक्टूबर 1 से लेके कितने दिन का डेटा दिया है अक्टूबर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डेटा पॉइंट्स दिए हैं। 20 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 20 डेटा पॉइंट। इस 20 डेटा पॉइंट में इंडेक्स का वैल्यू दिया है 2800 2780 लाइक दैट। तो हम क्या करते हैं, वी विल क्रिएट समथिंग। फर्स्ट डे का तो कुछ नहीं रहेगा, सेकेंड डे से चालू करते हैं। मार्केट बढ़ा या फिर नीचे गया, मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, मार्केट फर्स्ट डे नीचे गया तो माइनस, नेक्स्ट डे ऊपर गया तो प्लस, फिर एक और दिन ऊपर गया फिर प्लस, फिर नीचे गया फिर माइनस। इस तरीके से हम प्लस माइनस डालते हैं। प्लस माइनस डालने के बाद हम रन डिसाइड करते हैं। रन क्या है, कंटिन्यूसली प्लस 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 चल रहा है तो वो एक रन है। तो ये एक रन हुआ, ये एक रन हुआ, ये एक रन हुआ, प्लस 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 ये एक रन हुआ, फिर माइनस माइनस एक रन हुआ, एक प्लस एक रन हुआ और 3 माइनस एक रन हुआ। तो कितने रन हुए अपने पास, यहाँ पे 8 रन हुए। रन्स आर 8 रन्स। हमें ये पता करना है, हमें ये एस्टैब्लिश करना है कि ये दिस 8 रन्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो एटलीस्ट वीक है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है तो वीक भी नहीं, इनएफिशिएंट मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला इसी एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बता रहा हूँ। मैंने पहले ये फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि बिना एक प्रॉब्लम सॉल्व के एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करने से कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं। नंबर ऑफ साइन चेंजेस, मतलब 20 डेटा पॉइंट हैं तो साइन चेंजेस कितने हैं, 19, राइट, 19 साइन चेंजेस। उसमें प्लस कितने हैं, माइनस कितने हैं, मैंने काउंट किया है, -1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 4 हैं, ये 2 6 7 8 हैं। 8 आर माइनस एंड 11 आर प्लस, ओके। रन्स कितने हैं, रन हमने यहाँ पे डिसाइड किया है ना, 8 रन है, ओके। तो 8 रन है, ठीक है। अभी ये एस्टैब्लिश, और इन लोगों ने ये भी डेटा दिया, 5% पे T इज 2.101 एंड 10% पे 1.734, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ साइन चेंजेस जो है ना, -1 इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब इट हैज स्कोप टू चेंज सो मच, डेटा हैज स्कोप टू चेंज सो मच, मतलब द डेटा कैन चेंज सो मेनी टाइम्स। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 18, दोनों के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 18। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से क्या यूज है, बेस्ड ऑन दिस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ 5% एंड 10% एज 2.101 इन ए टी टेबल। टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जिस तरीके से हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखा है, उसी तरह टी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल है, मेरे फॉर्मूला शीट में भी है। उस टेबल में आप अगर जब 5% के लिए वैल्यू ढूंढोगे और वहां पे 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए डेटा दोगे तो आएगा 2.101। ये डेटा इन लोगों ने क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है, तो आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखने की कोई जरूरत नहीं है। देखना भी है तो बहुत आसान है, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखो, ये 5% देखो, जो भी नंबर आएगा वही है, ओके। 10% के लिए इतना है। तो अभी क्या करते हो, आपको एक मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीन का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है भाई, 2n1n2 बाई n1 प्लस n2 प्लस 1। तो 2n1n2 बाई n1 प्लस n2 प्लस 1। n1 क्या है, n2 क्या है, नंबर ऑफ प्लस इज 11, दैट इज n1, n2 is 8, which is number of minus. So 2 into 11 into 8, 88 into 2, 166 divided by n1 plus n2, which is 19. 166 by 19 plus 1 जो आपको आएगा 10.26, ओके। ये हो गया आपका मीन। फिर फाइंड आउट करोगे स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का अलग से फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, ये थोड़ा टेढ़ा फॉर्मूला है। 2n1n2 into 2n1n2 minus n1 minus n2 by n1 plus n2 होल स्क्वायर इंटू n1 प्लस n2 माइनस 1। ये याद रखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, ओके। तो क्या करोगे, 2 इंटू 11 इंटू 8, ओके,
इंटू 2 इंटू 11 इंटू 8 माइनस 11 माइनस 8, यहाँ पे कट हुआ है, ओके, बाई 11 प्लस 8 होल स्क्वायर इंटू 11 प्लस 8 माइनस 1। तो आपको आएगा 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 8 176 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 8 माइनस 11 माइनस 8, वो आएगा 157। रूट ऑफ 176 इंटू 157 बाई रूट ऑफ 361 इंटू 18, दैट इज 2.0621। ये हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन। हमने फाइंड आउट किया है मीन, हमने फाइंड आउट किया है स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके बाद भी और काम है, क्या काम है? टी 2.101, मीन इज 10.26, सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2.06। सो आप 5% लेवल के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ रन्स इज 8 ना, इसके लिए, जिसके लिए 8 रन्स है, तो आप इसके लिए क्या करोगे? आपको ये तैयार करना होगा, ये 8 लाइज बिटवीन मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज मीन इज 10.26, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 2.06 इंटू 5% वैल्यू, दैट इज 2.1, मीन प्लस 5% टी वैल्यू इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, जो आएगा आपको 14.6, फिर मीन माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज 10.26 माइनस 2.1 इंटू 2.06, जो आएगा आपको 5.93। सो डज 8 लाई बिटवीन दिस टू? यस। इफ इट इज लाइंग बिटवीन दिस टू, उसका मतलब है इट इज इंडिपेंडेंट। इफ इट इज लाइंग आउटसाइड दिस रेंज, इट इज डिपेंडेंट। सेम है यहाँ पे भी, फॉर यहाँ पे t का वैल्यू 2.1 से 1.734, सो 1.734, 10.26 प्लस 1.734 इंटू 2.06, जो आएगा 13.84, एंड सेम 10.26 माइनस 1.734 इंटू 2.06, जो आपका आएगा 6.68। यहाँ पर भी दिस 8 इज बिलो और बिटवीन 13 एंड 6। तो इससे क्या सारांश मिलता है? It's the number of runs lies between one standard deviation value from mean at t levels of 5% and 10%. Market exhibits at least weak form of efficiency. Because they are independent, the market exhibits weak form of efficiency. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, टू रूट ऑफ 2n1 n2 इंटू 2n1 n2 माइनस n1 माइनस n2 बाई अंडर रूट ऑफ n1 प्लस n2 होल स्क्वायर इंटू n1 प्लस n2 माइनस 1। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन के लिए फॉर्मूला है, सिंपल है, 2n1 n2 बाई n1 प्लस n2 प्लस 1। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड ये टी टेबल में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कुछ भी नहीं है, लॉग टेबल की तरह, बहुत ही सिंपल है। 5% वैल्यू 10% वैल्यू देखोगे और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखोगे। ओके, और कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखा रहा हूँ जो मैंने अपने फॉर्मूला शीट में दिया है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये देखिए, ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में 18, ओके, और 5%, यहाँ ये है 5%, ये है 10%, ये है 5% और ये है 10%। बट आप 5%, 10%, ये क्या है? ये नंबर इन ईच ऑफ द टेबल और वैल्यूज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सेलेक्टेड राइट टेल ग्रेटर, मतलब दिस इज सिंगल टेल। हम एक्चुअली डबल टेल देख रहे हैं यहाँ पे। कौन सा देख रहे हैं हम लोग? टू टेल। ये जब 5% 10% देखते हैं ना हम, टू टेल देखते हैं, तो यू डोंट सी सिंगल टेल, यू सी टू टेल। जब टू टेल देखोगे तो आधा करना पड़ेगा। सो हाफ 5% के लिए 0.25 देखना पड़ेगा और 10% के लिए 0.5 देखना पड़ेगा। सो 0.25 का 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे 2.100 एंड 1.734। 2.100 0.25 का है और 0.05 का 1.734 है। 1.734 2.100, बस यही है ना। वैसे देखते हैं टी टेबल का। आपको ये डिसाइड करना है वेदर इट इज टू टेल और वन टेल। ये हमेशा टू टेल का होता है और वहां से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इससे खत्म होता है हमारा पूरा चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस। तो दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आपको फ्री प्रैक्टिकल थियरी कंपाइलर चाहिए, मेरे बाकी सारे लास्ट डे रिवीजन नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये कोड स्कैन कीजिएगा। इन सब के लिंक्स भी मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे हैं। मेरे बाकी सब यूट्यूब वीडियोस भी देखिएगा। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस। और आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला चैप्टर जो है सिक्योरिटी वैल्यूएशन।